हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पैडवॉक। कैसे हैं आप सभी लोग? तो कनेक्ट हो जाएंगे और चेक कर लीजिए कि आपको मेरी ऑडियो वीडियो सारी चीज़ें क्लियर हैं। हेलो मनमोहन, गुड इवनिंग। तो लास्ट सेशन में हमने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस का टॉपिक शुरू किया। आपने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बेसिक्स देख लिए। जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस स्पेसिफिकेशन है उनकी हमने बात की कि रेजोनेंट पीक क्या है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है, बैंडविड्थ क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सभी चीजें आपने देखी। और इसके साथ हमने ये भी देखा कि अगर हमें डेसिबल मैग्नीट्यूड्स को प्लॉट करना होता है तो कैसे हम लो फ्रीक्वेंसी रीजन, हाई फ्रीक्वेंसी रीजन कंसिडर करते हैं। तो ये सारी डिस्कशन हमारा कल हो गया था और आज हम पोलर प्लॉट का टॉपिक अपना देखेंगे, जिसके लिए बेसिक्स आपने ऑलमोस्ट कल ही देख लिया था। पोलर प्लॉट आपका कोई ऐसा टफ टॉपिक नहीं होगा, सिंपली आपको ग्राफ प्लॉट करना है। जो आप जानते हैं कि जी ऑफ जी ओमेगा, एच ऑफ जी ओमेगा, हमने देखा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका कुछ मैग्नीट्यूड, कुछ फेज एंगल होगा ओमेगा की सारी वैल्यूज पर। तो जितने भी आप ओमेगा की वैल्यूज लेंगे, आपको सभी ओमेगा के करस्पॉन्डिंग पोलर कोऑर्डिनेट्स में एक पॉइंट मिलेगा। और उन्हीं सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर आप लोकस ड्रॉ कर देंगे तो उस लोकस को आप नाम देंगे पोलर प्लॉट। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं। टॉपिक है हमारा पोलर प्लॉट्स। ठीक है, हमने डिफाइन ऑलरेडी कल कर लिया था दैट इट इज द प्लॉट ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ मैग्नीट्यूड एंड phase angles in degrees versus, ये आप लिखेंगे किसका है, ये किसके हम मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स की बात कर रहे हैं, ऑफ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। So it is the plot of absolute values of magnitude and phase angle in degrees of open loop transfer function GSHS versus omega drawn in polar coordinates। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में अगर हम अपने जी ऑफ जे ओमेगा, एच ऑफ जे ओमेगा के सभी मैग्नीट्यूड्स और फेज एंगल्स के करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स मिलेंगे, उन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लोकस ड्रॉ करेंगे, वही लोकस हमारा पोलर प्लॉट कहलाएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं दैट इज इट इज द लोकस ऑफ इट इज द लोकस ऑफ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा, फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा with when omega is varied from 0 to infinity। ये हमने देखा कि अगर हमारे पास जो भी जी ऑफ एच, एच ऑफ एस है, उसी को मैंने यहाँ पर सिंपली जी ऑफ एस लिख दिया। तो यहाँ पर एक ही चीज हम उसको लिख रहे हैं, यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं जी ऑफ जी ओमेगा, एच ऑफ जी ओमेगा मैग्नीट्यूड, जी ऑफ जी ओमेगा, एच ऑफ जी ओमेगा फेज एंगल। दोनों अलग अलग नहीं है, देखकर आपको डिफरेंस नहीं समझना। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जी एस एच एस एक साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब अगर हम एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करके एक साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन बनाते हैं, तो उस ट्रांसफर फंक्शन की मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स की वैल्यूज देख लीजिए इन टर्म्स ऑफ ओमेगा क्या है। और अगर हम उससे हम वेक्टर्स फॉर्म करें, एक मैग्नीट्यूड और फेज एंगल है, मतलब हमारे पास एक वेक्टर है, तो इन सभी वेक्टर्स के जो टिप्स का लोकस होगा, वही हमारे इट इज द लोकस ऑफ टिप्स ऑफ वेक्टर कह सकते हैं आप, टिप्स ऑफ वेक्टर दिस व्हेन ओमेगा इज वेरिड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास ये बेसिक हमारा पोलर प्लॉट का है कि कैसे हम बनाते हैं। तो ये हम ड्रॉ कहाँ पर करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ पर हमने ये देख लिया था कि हम किसी पॉइंट को पोलर प्लॉट में कैसे लोकेट करते हैं। तो हमारे पास क्या था, टू लोकेट एनी पॉइंट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ये हम जानते हैं कि अगर हम एंगल्स को देखें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के एंगल्स हमारे नेगेटिव हैं और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स हमारे पॉजिटिव है। मतलब ये 0 डिग्रीज की एक्सिस है, ये हमारे पॉजिटिव एंगल्स, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हमारे नेगेटिव एंगल्स। ठीक है, तो अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेस कर रहे हैं तो ये हमारी प्लस 90 डिग्रीज की एक्सिस है, ये प्लस 180 डिग्रीज की एक्सिस है।
ये प्लस 270 डिग्रीज की एक्सिस है, और ये फिर प्लस 360 डिग्रीज की एक्सिस आप कह सकते हैं। या फिर इन्हीं को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यही एंगल्स क्या है हमारे पास। तो ये हम अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करके आते हैं तो इस एंगल को हम -90 डिग्री कहते हैं। इस एक्सिस को हम -180 डिग्रीज कहते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करके आ रहे हैं, इस एंगल को हम -270 डिग्रीज कहते हैं, और इसको हम -360 डिग्रीज कहते हैं। तो ये हमारे एंगल्स हैं, ये हम समझ रहे हैं। और हमने देखा था कि अगर हमें किसी पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट में लोकेट करना है, जैसे मान लीजिए अगर हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हमारे पास कोई पॉइंट लोकेट करना है हमें, जिसकी वैल्यू है 6 एंगल -225 डिग्रीज। तो क्या करेंगे हम, हमें सबसे पहले जो मैग्नीट्यूड हमें दिख रहा है उस पॉइंट का, हाँ जो एंगल हमें दिख रहा है उस फेज एंगल उस पॉइंट का, उस फेज एंगल पर हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर हमने ये हमारे पास रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। तो यहाँ पर अगर हम ये एंगल देखें -225 डिग्रीज का एंगल कहाँ आएगा ये, तो अगर आप इसको चेक करें, हम माइनस की बात करें मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल्स लेंगे, तो ये -90, ये -180, ये -270। तो -180 और -270 के बीच में हमारे पास ये एंगल है कितना, -225 डिग्रीज। ठीक है, तो हमने पहले -225 डिग्रीज पर ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ये एंगल -225 डिग्रीज पर हमने क्या किया, ये लाइन ड्रॉ कर दी, और इस लाइन में से हमें मैग्नीट्यूड कितना कट करना है, 6। तो अगर आप ये जो लेंथ है, अगर इस वेक्टर की लेंथ आप 6 ले लें, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास ये जो लेंथ है, अगर ये लेंथ 6 आ रही है, तो हमारे पास ये पॉइंट लोकेट हो गया। अगर हम कहें कि ये जो हमारे पास लेंथ है, अगर ये लेंथ हमारी 6 है, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट लोकेट हो रहा है 6 एंगल -225 डिग्रीज। ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में जब हम पोलर प्लॉट्स बनाएंगे तो हमें सिर्फ क्या करना होगा, जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है, पहला स्टेप एस की जगह j पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एनालिसिस के लिए। उसके बाद हम उस g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा की मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स की वैल्यूज फाइंड करके रख लेंगे इन टर्म्स ऑफ ओमेगा। फिर हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए हम उस ट्रांसफर फंक्शन के मैग्नीट्यूड और फेज को डिफाइन करेंगे। फिर मैग्नीट्यूड और फेज मिलकर हमें r एंगल थीटा के फॉर्म में पोलर पॉइंट्स देंगे। उन सभी पोलर पॉइंट्स को हम इस पोलर कोऑर्डिनेट में इस तरह से प्लॉट करेंगे, और फिर सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए हम लोकस ड्रॉ कर देंगे, वही लोकस हमारा पोलर प्लॉट कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम इजी एग्जांपल अगर देखें, जैसे आपने एक कल लिया था जो एग्जांपल, उसी को करिए। उसके बाद फिर हम आगे देखते जाएंगे किस किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमारे पास आ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास अगर है g ऑफ s h ऑफ s अगर हमारे पास गिवन होता, लेट्स से इट इज 1/1 प्लस ts। मतलब अगर आप इस सिस्टम को देखें तो ये हमारा किस फॉर्म का सिस्टम है। अगर आप ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है आपका और इसमें कोई पोल ओरिजिन पर नहीं है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि ये एक टाइप 0 सिस्टम है। और अगर आप इसमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करें और उसके डिनोमिनेटर को देखें तो आपको इसका मैक्सिमम पावर 1 मिलेगा, मतलब ये ऑर्डर 1 सिस्टम। ठीक है, तो अगर हम इसका पोलर प्लॉट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा हम फाइंड करेंगे। तो ये हमें वैल्यू मिली 1/1 प्लस j ओमेगा t। ये हमारा क्या आ गया, साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन। अब इसके मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स की वैल्यूज अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, ये हमें पता है यहाँ से वैल्यू कितनी है, 1 अंडर रूट ऑफ रियल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी स्क्वायर, दैट इज 1 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर। और इसका फेज एंगल कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपको दिख रहा है फेज एंगल ऑफ g ऑफ j ओमेगा h ऑफ j ओमेगा, इट इज इक्वल्स टू न्यूमरेटर का फेज एंगल 0 डिग्रीज, रियल पॉजिटिव नंबर है आपका न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का फेज एंगल tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल से हमारे पास की फेज एंगल की वैल्यू आ गई 0 माइनस tan इनवर्स ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, तो अब अगर हम इस मैग्नीट्यूड और फेज को विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा अगर हम एक टेबल बनाएं, तो यहाँ पर हमने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए ये मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स हमने प्लॉट किए। मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा, सिर्फ जे ओमेगा लिख देता हूँ, समझ जाएंगे आप कि यहाँ पर h ऑफ जे ओमेगा भी है। और अगर हम फेज की बात करें, फेज एंगल ऑफ जे ओमेगा। ओमेगा अगर 0 पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है हमें, ठीक है, तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर ये टर्म हमारा 0 आ जाएगा, 1/1 दैट इज मैग्नीट्यूड इज 1।
और फेज एंगल tan इनवर्स ओमेगा आपने 0 पुट किया, tan इनवर्स 0 इज 0 डिग्रीज। तो मतलब हमारा जो प्लॉट है, अगर हम यहाँ पर पोलर प्लॉट भी बना रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि प्लॉट हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा। ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है और ये रियल एक्सिस है। तो प्लॉट हमारा 0 डिग्रीज मतलब इस रियल एक्सिस से स्टार्ट होगा। अब इस रियल एक्सिस पर उस प्लॉट की वैल्यू कहाँ पर होगी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अगर हम इस मैग्नीट्यूड और फेज एंगल को एक साथ अगर हम डिफाइन करें तो हमारे पास एक पोलर पॉइंट है, जिस पोलर पॉइंट की वैल्यू कितनी है, 1 एंगल 0 डिग्रीज। तो 1 एंगल 0 डिग्रीज के लिए आपने इस 0 डिग्रीज एंगल पर एक लाइन ड्रॉ की और उसमें से आपने मैग्नीट्यूड कट किया 1, तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट मिला। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो कि ओमेगा इक्वल्स टू 0 के लिए आपने फाइंड किया। ठीक है, यहाँ पर इस पॉइंट को आप कह सकते हैं इट इज 1 एंगल 0 डिग्रीज। ऐसे ही ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपको लेनी है यहाँ पर वैल्यूज। तो जैसे हमने अगर ओमेगा की वैल्यू, जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर ओमेगा इंटू टी है, अगर हम ओमेगा की वैल्यू 1/t ले लें तो यहाँ पर 1/t इंटू टी से ये फैक्टर 1 बन जाएगा। तो tan इनवर्स 1 मतलब एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो अगर हम ओमेगा की एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं 1/t, तो इस 1/t वैल्यू पर ओमेगा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर की वैल्यू ओमेगा इंटू टी इज 1, तो ये वैल्यू भी कितनी है हमारे पास, 1। तो 1 प्लस 1 मतलब ये वैल्यू 2, तो 1/√2 आपको मैग्नीट्यूड मिल रहा है, 1/√2। और फेज एंगल की वैल्यू कितनी दिख रही है हमें, माइनस ऑफ tan इनवर्स 1 दैट इज -45 डिग्रीज। इस तरह से आप वैल्यूज ऑफ ओमेगा डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे, आपको डिफरेंट मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स की वैल्यूज मिलेंगी। फाइनली जब हम ओमेगा को इंक्रीज करते हुए इन्फिनिटी कर दें, क्योंकि पोलर प्लॉट के लिए क्या लिखा हमने, ओमेगा इज वैरिड फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो अगर हम 0 टू इन्फिनिटी वैरी करने में लास्ट वैल्यू अगर हम ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर चेक करें तो ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर हमारे जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है 1/इन्फिनिटी से मैग्नीट्यूड आपको 0 मिलेगा और फेज एंगल की वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी से कितनी मिलेगी, -90 डिग्रीज। तो ये सभी हमने कहा कि ये हमारे लिए क्या है, ये सभी हमारे लिए ये सभी हमारे पोलर पॉइंट्स हैं। ये एक पोलर पॉइंट है अपने आप में, दैट इज 1 एंगल 0 डिग्री जो आपने शो किया। ऐसे ही ये आपका एक पोलर पॉइंट है। ये एक दूसरा पोलर पॉइंट है। ऐसे ही आप ये सभी क्या देख रहे हैं, ये सभी आपको एक एक पोलर पॉइंट्स मिलते जाएंगे और उन सभी पोलर पॉइंट्स को आप पोलर कोऑर्डिनेट में प्लॉट कीजिए, उसको रिप्रेजेंट कीजिए और फाइनली सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लोकस ड्रॉ कर दीजिए। तो ये हमारा पॉइंट क्या है, 1 एंगल 0 डिग्री, इसको हमने ऑलरेडी प्लॉट कर रखा है। ठीक है, इस पॉइंट को आपने ऑलरेडी प्लॉट कर दिया। ये हमारा पॉइंट है 1 एंगल 0 डिग्रीज। ये हमारा पॉइंट है 1/√2 एंगल -45 डिग्रीज। सिमिलरली ये हमारा जो पॉइंट है इट इज 0 एंगल -90 डिग्रीज। तो जब आप ये सारे पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जैसे ये पॉइंट हमारा 0 एंगल -90 डिग्रीज, आपको पता है -90 डिग्रीज की एक्सिस है। अगर इस पर मैग्नीट्यूड 0 लेंगे तो आप कहाँ रहेंगे, ओरिजिन पर रहेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पर जो पॉइंट मिला आपको, ये ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी के करस्पॉन्डिंग आपका पॉइंट है और बीच में आपको एक पॉइंट मिला दैट इज 1/√2 एंगल -45 डिग्रीज। तो ये इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। -45 डिग्रीज पर अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर दें तो यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास एक ये पॉइंट मिला हमें दैट इज 1/√2 एंगल -45 डिग्रीज। तो ये एक पॉइंट मिला। तो अगर आप इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए लोकस ड्रॉ करेंगे तो जो लोकस का शेप आएगा वो कुछ आपको ऐसा मिलेगा। ये आपका शेप है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से प्लॉट करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये एक सेमी सर्कुलर पाथ है। ठीक है, जब आप इसको अच्छे से प्लॉट करेंगे ये आपको एक सेमी सर्कुलर पाथ मिलेगा। तो ये हमारे पास प्लॉट का डायरेक्शन हमने शो कर दिया कि जब हम ओमेगा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी तो हमारा पाथ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये हमारे लिए पोलर प्लॉट है। इस बीच में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। जब आप ओमेगा की वैल्यू अगर एक एग्जैक्ट प्लॉट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने बहुत कम वैल्यूज ली हैं। जितनी ज्यादा आप वैल्यूज लेंगे ये उतने क्लोज पॉइंट्स मिलेंगे आपको और उन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए लोकस ड्रॉ करना आपके लिए उतना ज्यादा आसान होगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास कितना था, 1/√2 एंगल -45 डिग्रीज। इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। ये पॉइंट हमारा कितना है, 1/√2 एंगल
-45 डिग्रीज। तो ये हमारा जनरल प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सिंपल है, चाहे कितना ही टफ ट्रांसफर फंक्शन दे दिया जाए, उसमें s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करके उसका मैग्नीट्यूड निकालना या उसका फेज निकालना, ये अब आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए, कि आप ऑलरेडी सिग्नल्स में भी ये सभी चीजें करके आए हैं। तो बस आपको मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स निकाल लेने हैं, उनकी वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए देखना है, ये पोलर पॉइंट्स फाइंड करने हैं, सभी पोलर पॉइंट्स को लोकेट करना है और सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए लोकस ड्रॉ कर देना है। अब यहाँ पर एक चीज और जो कि जाकर आगे हमें नाइक्विस्ट में जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी, दैट इज अगर हम बात करें टू मूव इनटू एंगल्स, जैसे हमने यहाँ पर एंगल्स में कहाँ से कहाँ मूव किया है, ये हम एंगल्स में 0 डिग्री से -90 डिग्री तक ओवरऑल अगर हम देखें तो मूवमेंट है, जो पॉइंट्स है आपके उनका एंगल 0 से -90 के बीच में वेरी कर रहा है। तो जब भी हमें एंगल्स में मूव करना होता है, टू मूव इन एंगल्स, टू मूव इन एंगल्स, तो अगर हमें मान लीजिए कभी अगर मूव करना हमें +90 डिग्री से -90 डिग्री, तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली +90 से -90 मूव कर जाएंगे। मतलब अगर मैं कुछ यहाँ पर एग्जांपल्स शो कर दूं आपको, इमेजिनरी रियल, यहाँ भी आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये रियल एक्सिस। तो अगर हमें कभी फेज एंगल में +π/2 से -π/2 मूव करना है, अगर मतलब हमारे पास मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट रखे, मतलब मान लीजिए कि हमारे पास एक पॉइंट है जहां पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 है और फेज एंगल हमारे पास है +π/2। अगर हम चाहते हैं मैग्नीट्यूड को 2 कांस्टेंट रख के हम +π/2 से -π/2 फेज एंगल तक मूव करें, तो +π/2 का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप लेंगे, यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है, लेट्स से 2 एंगल +90 डिग्री। तो जब आपको +90 से -90 मूव करना है, तो आपको पता है ये -90 की एक्सिस है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते कि आपने ऐसे ये सीधे मूव कर लिया +90 से -90, ये रॉन्ग है। ठीक है, अगर हमें +π/2 से -π/2 एंगल में मूव करना है विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड 2, तो हम पहले +90 से कहाँ आएंगे, 0 डिग्री, फिर 0 डिग्री से हमें कहाँ आना पड़ेगा, -90 डिग्री। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है हमारे पास, मैग्नीट्यूड यहाँ पर भी 2 ही है, लेकिन इसका फेज एंगल कितना है, यहाँ -90 डिग्री है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि आपने +π/2 से -π/2 मूव किया। ठीक है, अगर हमें +π/2 से -π/2 मूव करना है, तो हम ये डायरेक्शन यहाँ पर शो करेंगे कि हमने किस पाथ को फॉलो किया है। तो +π/2 का पॉइंट यहाँ है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखा हमने, और +π/2 से हम एंगल में कहाँ तक मूव करके आए हैं, -π/2 तक मूव किया हमने। ऐसे ही मान लीजिए अगर हमें +π से -π मूव करना होता और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है अगर आपके पास, तो क्योंकि ये चीज जब आप नाइक्विस्ट प्लॉट में जाएंगे तो वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, और पोलर और नाइक्विस्ट कुछ अलग अलग प्लॉट्स नहीं है, आप देखेंगे आगे जाकर। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारे पास एक पॉइंट है जिसका कुछ भी मैग्नीट्यूड हो, अगर हम एंगल्स की बात करें, हमारे पास ये जो एंगल है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करके आए हैं, तो यहाँ पर हमारे पास कितना एंगल है, -π/2। ठीक है, दैट इज +π/2 अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करके आए हैं। अब अगर हमें +π/2 से मूव करना है कहाँ तक, ये एंगल है हमारे पास +π/2, अगर हमें +π/2 से मूव करके -π/2 तक जाना है, इतने ही मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखते हुए, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एंगल को रिड्यूस करके +π/2 से पहले, ये हमारे पास एक्चुअली +π है। ठीक है, ये हम अगर +π से -π अगर हम मूव करने की बात कर रहे हैं, तो हम पहले +π से +π/2 आएंगे, फिर +π/2 से 0 डिग्रीज आएंगे, फिर 0 से -π/2 आएंगे, फिर -π/2 से हम -π जाएंगे। तो +π से -π मूव करना है आपको, तो ये आपका प्रोसीजर होगा +π2 +π/2 +π/2 to 0, then 0 to -π/2 and then again -π/2 to -π। तो यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट आए, ये पॉइंट क्या है, -π। तो हमने यहाँ पर एंगल्स में मूव किया कहाँ से कहाँ तक, +π से -π। तो ये आपका प्लॉट है, +π से आप अगर -π मूव करते हैं। ठीक है, +π to -π। ऐसे ही अगर मान लीजिए हमसे +3π/2 से -3π/2 अगर हमें मूव करना है, तो ये +π, ये +π/2, ये +3π/2, यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट है, यहाँ पर वैल्यू कितनी है, +3π/2 है।
अब प्लस 3π/2 से हमें माइनस 3π/2 तक जाना है, तो कैसे जाएंगे हम? यहां पर मान लेते हैं हमारे पास ये पॉइंट है प्लस 3π/2, तो प्लस 3π/2 से माइनस 3π/2 तक जाने के लिए पहले प्लस 3π/2 से प्लस π/2 आएंगे, फिर प्लस π/2 से प्लस 3π/2 से पहले प्लस पाई आएंगे, प्लस पाई से प्लस π/2, प्लस π/2 से 0 डिग्रीज, 0 डिग्रीज से माइनस π/2, माइनस π/2 से माइनस पाई, और माइनस पाई से फिर हम कहाँ आएंगे? फाइनली इट इज माइनस 3π/2, माइनस पाई से माइनस 3π/2, तो यहाँ पर आपको पॉइंट क्या मिल रहा है? इट इज माइनस 3π/2। तो इस तरह से आपको एंगल्स में मूव करना है, डायरेक्शन आप जरूरी है आपका शो करना। तो ये हम इस डायरेक्शन में हमने एंगल्स में ट्रैवल किया, तो यहाँ पर हम कहाँ से कहाँ एंगल में मूव कर रहे हैं? प्लस 3π/2 से माइनस 3π/2 तक। ठीक है, तो जनरल जो प्रोसीजर है उसकी हमने क्या बात की? प्रोसीजर हमें सिर्फ ये फॉलो करना है कि जो भी हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन गिवन होगा, उस गिवन ट्रांसफर फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड और फेज कैलकुलेट करेंगे एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करके, और इनकी वैल्यू हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ओमेगा के लिए चेक करेंगे। तो अब जैसे अलग अलग आपको अगर प्लॉट्स पूछा जाए, जैसे मान लीजिए हमने अगर एक सिंपल एग्जांपल ले लिया होता कि हमारे पास होता है जी ऑफ एस या जी एस एच एस इक्वल्स टू 1/s, तो यहाँ पर हमारे पास जी ऑफ जे ओमेगा क्या आ जाता? 1/j ओमेगा, जिसको कि आप माइनस जे इंटू 1/ओमेगा भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप डायरेक्टली यहां से भी देखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैग्नीट्यूड कितना दिख रहा है आपको? मैग्नीट्यूड इज 1/ओमेगा, और फेज एंगल कितना दिख रहा है? फेज एंगल, न्यूमरेटर का फेज एंगल 0 डिग्रीज, डिनोमिनेटर में सिर्फ इमेजिनरी टर्म है, मतलब फेज एंगल 90 डिग्रीज, तो 0 माइनस 90 इज माइनस 90 डिग्रीज। तो अगर आप यहाँ पर प्लॉट बनाते हैं, यहाँ पर अगर ओमेगा के रिस्पेक्ट में फिर से आप मैग्नीट्यूड ऑफ जे ओमेगा, फेज एंगल ऑफ जे ओमेगा, तो फेज एंगल ओमेगा का फंक्शन नहीं है। क्या दिख रहा है आपको? फेज एंगल में ओमेगा का टर्म नहीं है, मतलब आप ओमेगा की कुछ भी वैल्यू लें, फेज एंगल हमेशा ही कितना रहेगा? माइनस 90 डिग्रीज। मतलब जो आपका प्लॉट है वो हमेशा ही माइनस 90 डिग्रीज की एक्सिस पर आने वाला है। ठीक है, ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए अगर आप ओमेगा 0 लेते हैं तो 1/0 से मैग्नीट्यूड क्या मिलेगा आपको? इन्फिनिटी। फेज एंगल कितना है? माइनस 90 डिग्रीज। इस तरह से आप जो भी वैल्यूज लेते जाएंगे, जैसे आपने ओमेगा की वैल्यू अगर 1 ली तो 1/1 से मैग्नीट्यूड 1 मिलेगा, और फेज एंगल यहाँ पर भी कितना मिलेगा? माइनस 90। फाइनली आप ओमेगा को बढ़ाते हुए इन्फिनिटी कर दें तो 1/इन्फिनिटी से मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0, और फेज एंगल अभी भी कितना है? माइनस 90 डिग्रीज। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं, किसी भी पॉइंट को हम लोकेट कैसे करते हैं? जो फेज एंगल है उस एंगल पर हम लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें से मैग्नीट्यूड कट करते जाते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लॉट कैसा बन रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है आपके प्लॉट का शेप, ये रियल और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये 0 डिग्रीज की एक्सिस है, ये आपकी एक्सिस है माइनस 90 डिग्रीज की। ठीक है, ये आपकी माइनस 90 डिग्रीज की एक्सिस है। तो क्या दिख रहा है आपको? पहला जो पॉइंट है दैट इज इन्फिनिटी एंगल माइनस 90 डिग्रीज। तो आपने माइनस 90 डिग्रीज पर एक लाइन ड्रॉ की, और उसमें से आपको मैग्नीट्यूड कितना कट करना था? इन्फिनिटी। मतलब जो ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट होगा वो कहीं इसी एक्सिस पर कहां पर होगा? इन्फिनिटी पर वो आपका पॉइंट होगा। तो आपके पास एक पॉइंट पहला क्या मिला? ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर आपको इसी एक्सिस पर कहीं पर कोई पॉइंट मिल रहा है जो इन्फिनिटी डिस्टेंस पर है ओरिजिन से। कितने डिस्टेंस पर? इन्फिनिटी डिस्टेंस पर। अब इसके बाद हम जैसे जैसे ओमेगा बढ़ा रहे हैं, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम होती जा रही है, फेज एंगल उतना ही है। तो फेज एंगल इतना ही है, मतलब इसी लाइन पर पॉइंट आएगा आपका। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड कम होगा तो पॉइंट आपके ओरिजिन की तरफ शिफ्ट होगा। तो आपको दिखेगा कि इस तरह से आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। जब आप ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे तो फाइनली आपका जो प्लॉट है ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, वो प्लॉट यहाँ पर आकर एंड होगा। ये ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट होगा। यहाँ कहीं पर शो तो कर नहीं सकते इन्फिनिटी हम, तो यहाँ पर हम शो कर देते हैं ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट कहीं इसी एक्सिस पर लाई करेगा, और ये ओमेगा को बढ़ाने पर आपके प्लॉट का शेप है। तो इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए आपने लोकस ड्रॉ कर दिया, तो ये जो आपका प्लॉट बना, ये इसके लिए क्या बना? ये आपका पोलर प्लॉट बना, जो कि हमेशा कहाँ पर है? माइनस 90 डिग्रीज की एक्सिस पर है। तो इस तरह से जो भी आपके पास प्लॉट्स आएंगे उनके लिए आप ये चीजें देख सकते हैं। तो जब तक हमारे ट्रांसफर फंक्शन में जब तक कोई जीरो आपको फाइनाइट एस प्लेन में नहीं दिखता है, उस टाइम तक के लिए, जब तक आपका कोई भी फाइनाइट एस प्लेन में जीरोस नहीं है, तो उनके लिए जनरल शेप्स ऑफ पोलर प्लॉट आप बहुत इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम वो चीज लिख लेते हैं अब कि कैसे आप किसी भी ट्रांसफर फंक्शन को देखते ही उसका पोलर प्लॉट बना देंगे।
आपको इतना कैलकुलेशन करने की भी नीड नहीं होगी, क्योंकि गेट में आपसे ये प्लॉट करवा तो सकते नहीं है, तो प्लॉट दे करके पूछेंगे कि किस ट्रांसफर फंक्शन कैसा प्लॉट आएगा। ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शंस के लिए हमारे पोलर प्लॉट्स का शेप हमें पहले से पता होता। ठीक है, 1/√2 एंगल 45 डिग्रीज के साथ क्लॉकवाइज लिखेंगे तो नहीं आएगा ना। 1/√2 यहां लिया आपने, क्लॉकवाइज लिखेंगे नहीं, माइनस आपके पास एंगल है तो क्लॉकवाइज में इस एंगल को फिर आप 360 डिग्रीज ऐड करके क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसी एंगल को लिखना चाहें तो प्लस 360 ऐड करके इसको पॉजिटिव एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 315 डिग्रीज। तो उस केस में आपको प्लॉट 1/√2 एंगल 315 डिग्रीज प्लॉट करना पड़ेगा, वो भी यहीं पर आएगा। जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेस करते तो ये 90, ये 180, ये 270, उसके बाद यहाँ पर आपका 315 डिग्रीज आता, तो वहां पर वैल्यू सेम है, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते कि प्लस 45 डिग्रीज पर आपने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो चलिए ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जनरल शेप्स ऑफ पोलर प्लॉट्स, ठीक है, अब एक जैसी चीजें हैं इसलिए मैं यहाँ पर आपको बार बार अलग अलग ट्रांसफर फंक्शन लेकर के मैं कैलकुलेट करूं, इसमें कोई सेंस नहीं है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा 1/s+2 s+3 s+4, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, जियोमेगा पुट करके इसकी जगह फेज एंगल निकाल सकते हैं, और फिर उसके बाद आपको सिंपल ये टेबल बनानी है, आपके पास कैलकुलेटर भी है, अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये सभी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं, ये पॉइंट्स मिलेंगे, उन पॉइंट्स को लोकेट करके आप अपना फेज पोलर प्लॉट बिल्कुल आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हम देख भी लेंगे कुछ एग्जांपल्स, लेकिन अगर हम देखें डायरेक्टली कि कैसे हम कुछ स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के केस में बिना कुछ एंगल कैलकुलेट किए या मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किए हम कैसे फाइंड कर सकते हैं पोलर प्लॉट का शेप्स, तो यहाँ पर वही लिख रहे हैं हम, जनरल शेप्स ऑफ पोलर प्लॉट्स। तो देखिए, फॉर सर्टेन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शंस, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शंस की हम बात कर रहे हैं, विथ नो जीरोस इन फाइनाइट एस प्लेन, जिसमें आपको जीरोस का फैक्टर नहीं दिख रहा, मतलब न्यूमरेटर में अगर कोई फैक्टर आपको नहीं दिख रहा, सिर्फ डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं, तो ऐसे केसेस में आप, और अगर डिनोमिनेटर में भी एक चीज ध्यान रखना है कि नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए इसमें, उस केस में आप अगर पोलर प्लॉट्स का शेप देखेंगे तो फॉर सर्टेन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन यहां आप लिख सकते हैं कि टाइप ऑफ द सिस्टम indicates the starting point that is at omega equals to 0, हमारा प्लॉट कहां पर होगा, and order of the system indicates the terminating point that is at omega equals to infinity of polar plot। तो हम सिस्टम के टाइप और ऑर्डर को देखकर ये बता सकते हैं कि हमारे प्लॉट्स का शेप कैसा होगा। जैसे अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो अगर हमारे पास ये टाइप और ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम देखना चाहें, देखिए टाइप अगर जीरो की जगह, जैसे मान लीजिए हमने कहा टाइप 1 है, जैसे अभी अभी जो आपने सिस्टम के लिए देखा यहाँ पर, तो अगर टाइप 1 है इसका मतलब मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ टाइप 1 के साथ अगर हमारे पास ऐसा लिखा होता, ठीक है, जरूरी नहीं है कि हमारे पास टाइप 1 है तो सिर्फ यही फैक्टर होगा, इसके साथ ऐसा भी लिखा हो सकता था 1/s इंटू 1+s 1+2s, इस टाइप की कोई भी चीज। तो जब आप s इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर आप अगर इसका s इक्वल्स टू j ओमेगा पुट करके पहले अगर फेज एंगल देखते, हम फेज एंगल की बात करते हैं क्योंकि पॉइंट कहां पर होगा, तो जितने डिग्रीज एंगल आ रहा है g ऑफ s h ऑफ s का, उसी एंगल पर वो पॉइंट होगा। तो अगर आप ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर देखना चाहते हैं कि हमारे पोलर प्लॉट का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, अगर आप यहाँ s की जगह j ओमेगा पुट करते और उसके बाद अगर आप फेज एंगल देखते यहाँ पर, तो मान लीजिए फेज एंगल को अगर हम फाई से लिख रहे हैं,
तो इस टर्म का फेज एंगल क्या होता है, मतलब पूरे पूरे का फेज एंगल अगर आप देख रहे हैं तो न्यूमरेटर का 0 डिग्रीज है, डिनोमिनेटर का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस इस प्लॉट का इस एस की वजह से फेज एंगल कितना आता है 90 डिग्रीज। इस टर्म की वजह से फेज एंगल कितना था, सभी डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड हैं तो हम सबके एंगल्स को ऐड कर लेते हैं और 0 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए हमने माइनस साइन ले लिया। इस टर्म का फेज एंगल आता है tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल से tan इनवर्स ओमेगा। जब आप s की जगह j ओमेगा पुट कर लेते तो यहाँ पर भी s की जगह j ओमेगा पुट करते तो क्या आता, tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल से आपके पास वैल्यू आती tan इनवर्स 2 ओमेगा। तो इस टाइप से आपके पास की वैल्यूज होती। अब अगर आपका टाइप 0 सिस्टम है तो एक आपके पास क्या है, कांस्टेंट एंगल है 90 डिग्रीज, जो कि ओमेगा पर डिपेंड नहीं करता। जब आप ओमेगा 0 पुट करेंगे इसमें और उस फाई की वैल्यू अगर देखेंगे तो ये जितने भी एंगल्स हैं tan इनवर्स जिसमें ओमेगा का टर्म न्यूमरेटर में है वो सभी एंगल्स कितने हो जाएंगे 0। इन सब की वजह से कंट्रीब्यूशन कितना होगा 0 डिग्रीज, क्योंकि आप जानते हैं tan इनवर्स 0 इज 0। तो ये सभी फैक्टर्स हमें एंगल्स में कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। हम कहां पर बात कर रहे हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर। तो इसलिए ओमेगा इक्वल्स टू 0 का जो हमारा पॉइंट है वो किससे डिसाइड होता है, जब आपके पास जो सिस्टम का टाइप है। तो इसलिए स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कौन बताता है, ओमेगा इक्वल्स टू 0। अब जब हम टर्मिनेटिंग पॉइंट देखेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर सभी फैक्टर्स के एंगल्स का इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ द सिस्टम होता है वहां से आपको टर्मिनेटिंग पॉइंट मिलेगा। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, यहाँ पर बस आपको समझाने के लिए था, इसको हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से आप अगर देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जो टाइप है वो बताता है कि हमारा स्टार्ट कहां से होगा। मान लीजिए टाइप 0 है, मतलब हमारे पास सिर्फ एस का टर्म कोई भी नहीं है, 1 प्लस एस या 1 प्लस 2 एस 1 प्लस 3 एस इस टाइप के टर्म्स हैं। सभी का फेज एंगल tan इनवर्स ओमेगा के टर्म्स में आएगा, ओमेगा बाई 2, ओमेगा बाई 1, ओमेगा बाई 5 एंड सो ऑन। जब आप ओमेगा 0 पुट कर देंगे तो सभी फेज एंगल्स का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 0। इसलिए अगर आपका टाइप 0 सिस्टम है तो वो प्लॉट कहां से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टाइप 0 सिस्टम किस एंगल से, किस एक्सिस से स्टार्ट होगा, ये डी 0 डिग्रीज की एक्सिस से स्टार्ट होगा। ये 0 डिग्रीज है, ये हमारी एक्सिस माइनस 90 डिग्रीज है, ये हमारी एक्सिस माइनस 180 डिग्रीज है। एक्चुअली हमें नीचे लिखें तो ज्यादा अच्छा है, हम इस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ माइनस 180 डिग्रीज है, यहाँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है माइनस 90 डिग्रीज, ये हम कहेंगे माइनस 270 डिग्रीज एंड सो ऑन। तो जब हम टाइप 0 सिस्टम को देखेंगे तो उसका फेज पोलर प्लॉट कहां से स्टार्ट होगा, 0 ओमेगा की जगह 0 पुट करने पर कोई भी एंगल आपको नहीं मिलेगा, मतलब एंगल की वैल्यू 0 डिग्रीज मिलेगी। तो इसलिए आप कहते हैं कि जो भी टाइप 0 सिस्टम्स होंगे, टाइप 0 सिस्टम्स का प्लॉट कहां से स्टार्ट होगा, इस 0 डिग्रीज की एक्सिस से स्टार्ट होगा, मतलब ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट कहीं इस रियल एक्सिस पर लाई करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपका टाइप 1 है, मतलब आपके पास 1 अपॉन एस का एक टर्म है जिसकी वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर भी फेज एंगल कितना देगी आपको 90 डिग्रीज। तो इसलिए क्योंकि वो एंगल 90 डिनोमिनेटर के फैक्टर का है, इसलिए ओवरऑल एंगल आपको माइनस 90 डिग्रीज मिलेगा। तो टाइप 1 सिस्टम का पोलर प्लॉट कहां से स्टार्ट होगा, इस एक्सिस से स्टार्ट होगा। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि टाइप 1 सिस्टम का पोलर प्लॉट इस एक्सिस से माइनस 90 डिग्रीज के एक्सिस से स्टार्ट होगा। टाइप 2 सिस्टम का पोलर प्लॉट यहां से स्टार्ट होगा। आपके पास डिनोमिनेटर में 1 अपॉन एस स्क्वायर का टर्म है, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पुट करने पर एंगल आपको माइनस 180 डिग्रीज मिलेगा। इसलिए टाइप 2 सिस्टम का पोलर प्लॉट इस एक्सिस से स्टार्ट होगा, टाइप 2। और अगर हमारे पास टाइप 3 सिस्टम है तो टाइप 3 सिस्टम के लिए पोलर प्लॉट की स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, इस माइनस 270 डिग्री से ये स्टार्ट होगा। अब इसके बाद और ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए टाइप 4 है तो 1 अपॉन एस 4 का फैक्टर है आपके पास, एक एस का टर्म 90 डिग्रीज का फेज शिफ्ट देता है तो एस 4 का टर्म 360 डिग्रीज का फेज शिफ्ट देगा, और 360 इज इक्विवेलेंट टू 0 डिग्रीज। इसलिए टाइप 3 के बाद फिर से टाइप 4 सिस्टम का पोलर प्लॉट यहां से स्टार्ट होगा। इसी कॉन्सेप्ट से टाइप 5 सिस्टम का यहां से स्टार्ट होगा, टाइप 6 सिस्टम, टाइप 7 सिस्टम एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये समझ रहे हैं, ये हमने किसकी बात की कि हमारा प्लॉट कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 फिर से 4 5 6 7 एंड सो ऑन, जितने भी टाइप होगा उससे हमें स्टार्टिंग पॉइंट का पता चलेगा। और टर्मिनेटिंग पॉइंट अगर हमारे पास ऑर्डर 1 है, ऑर्डर 1 है तो फाइनली हमारे पास जो ट्रांसफर फंक्शन में जब आप ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर देखेंगे तो आपके पास एक ही फैक्टर से वहां पर फेज एंगल मिलेगा। तो आपके पास फेज एंगल के अकॉर्डिंग आप अगर देखें, जैसे हमने यहां पर देखा ऑर्डर 1 सिस्टम, ये भी हमारा एक ऑर्डर 1 सिस्टम है। ठीक है, इसका भी प्लॉट आप देख रहे हैं कहां पर एंड हो रहा है, फाइनल जो फेज एंगल है अगर हम यहाँ पर ओमेगा की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे
तो tan इनवर्स इन्फिनिटी से हमें कितना फेज एंगल मिलेगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो इसलिए ऑर्डर 1 सिस्टम है तो हमारे पास -90 डिग्री एंगल मिला, तो हमारा प्लॉट इस -90 डिग्री के एक्सिस पर एंड हुआ। क्योंकि मैग्नीट्यूड 0 हो गया, इसलिए -90 डिग्री पर प्लॉट में पॉइंट कहां पर है, इस ओरिजिन पर आपका पॉइंट मिला। मान लीजिए कि मैग्नीट्यूड 0 नहीं होता तो भी इसी एंगल पर पॉइंट होता, लेकिन कहां पर होता, कहीं अदर देन ओरिजिन। आपको यहां पर मिल सकता था, यहां मिल सकता था, वैसे ऐसा होगा नहीं, क्योंकि नॉर्मली जो डिनोमिनेटर में एस का टर्म होता है वो ज्यादा होता है न्यूमरेटर से। तो अल्टीमेटली आप अगर देखेंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर आपको मैग्नीट्यूड 0 ही मिलेगा और आपको पॉइंट यहां पर मिलेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से, जैसे यहाँ पर अगर हमने अभी तक ऑर्डर 1 सिस्टम ही लिया है, तो ऑर्डर 1 सिस्टम में ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर जो ओवरऑल फेज एंगल की वैल्यू मिलेगी आपको, वो -90 डिग्री मिलेगी। अगर ऑर्डर 2 सिस्टम होता तो -90 ऐड होकर -180 हो जाता। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ऑर्डर के अकॉर्डिंग अगर हम सिस्टम्स को देखें तो ऑर्डर 1 सिस्टम के लिए, ऑर्डर 1 सिस्टम का जो प्लॉट होगा वो एंड कहां पर होगा, इस पॉइंट पर एंड होगा। जैसे अभी आपने देखा 1/s के टर्म्स में केस में, या 1/j⍵t के केस में, दोनों में ही हमारा प्लॉट इसी एक्सिस पर यहां पर आकर एंड हुआ था। ठीक है, ऐसे ही ऑर्डर 0 से ऑर्डर तो कम, मतलब ऑर्डर 1 से कम सिस्टम तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने ऑर्डर 1 से ही स्टार्ट किया है। ऑर्डर 2 सिस्टम का प्लॉट यहां एंड होगा, ऑर्डर 2 सिस्टम के लिए। ऑर्डर 3 सिस्टम का प्लॉट यहां टर्मिनेट होगा, इट इज फॉर ऑर्डर 3। सिमिलरली ऑर्डर 4 सिस्टम का प्लॉट यहां एंड होगा, ऑर्डर 4। यहां कहने का क्या मतलब है, इस 90 डिग्री के एक्सिस पर आकर कहीं पर ओरिजिन पर एंड होगा। इसको कहने का मतलब है -180 डिग्री के एक्सिस में ओरिजिन पर एंड होगा। ये कहने का मतलब है इसका कि -270 डिग्री के एक्सिस में ओरिजिन पर एंड होगा, और ये हमारा है माइनस, ये जो 0 डिग्री की एक्सिस है, इस एक्सिस पर ही हमारा ओरिजिन पर एंड होगा। इस तरह से फिर से आप अगर ऑर्डर 4 से ज्यादा लेते हैं तो 4 के बाद हमारे पास ऑर्डर 5 यहाँ एंड होगा, ऑर्डर 6 यहाँ एंड होगा, ऑर्डर 7 यहाँ एंड होगा, एंड सो ऑन। 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ओके, ठीक है, सेम है। 1 5 2 6 3 7 4 8 एंड सो ऑन। ये समझ रहे हैं टर्मिनेशन और स्टार्टिंग पॉइंट हमने कैसे डिसाइड किया, और ये चीज समझ रहे हैं, ये जो मैंने सिंबॉलिकली शो किया है, ये समझ पा रहे हैं कि टाइप 0 हमने लिखा है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा टाइप 1। तो मतलब टाइप 1 कोई भी ट्रांसफर फंक्शन ऐसा जिसमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ओरिजिन पर एक पोल होगा, वो टाइप 1 सिस्टम है। तो उसका प्लॉट ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर आपको इस -90 डिग्री की एक्सिस पर दिखेगा। अब अगर टाइप 1 के साथ वो ऑर्डर 3 सिस्टम है, तो ऑर्डर 1 यहाँ टर्मिनेट होता है, ऑर्डर 2 यहाँ टर्मिनेट होता है, ऑर्डर 3 यहाँ टर्मिनेट होता है। तो इस एक्सिस यहाँ पर टर्मिनेट होना, उसको स्टार्ट यहाँ से होगा, टर्मिनेट यहाँ होगा, तो प्लॉट हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये सभी शेप्स आपको मैं दिखा देता हूँ प्लॉट करके बारी बारी से, और इसको आप अगर समझ जाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस में गेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जो इंजीनियरिंग सर्विसेज में खासकर, जो कि सिर्फ आप देखकर बता सकते हैं इसका पोलर प्लॉट कौन सा होगा। डायरेक्टली आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। क्या चीजें और वहां से पूछी जा सकती है उसका भी हम अभी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां से आप ये लिख सकते हैं कि अगर हम डिफरेंट सिस्टम्स के लिए बात करें, जैसे अगर हमने बात किया सबसे पहले टाइप 0 ऑर्डर 1, तो ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था GS इज इक्वल्स टू, जैसे हमने ले लिया 1/1 प्लस TS। अभी जो हमने सिस्टम लिया था, ये आपको दिख रहा है, उसमें ओरिजिन पर एक भी पोल नहीं है, मतलब ये टाइप 0 सिस्टम है, और इसमें S का मैक्सिमम पावर 1 है। यूनिटी फीडबैक में कन्वर्ट करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में S का मैक्सिमम पावर 1 आएगा, इसलिए ऑर्डर 1 सिस्टम है। तो इसके लिए अगर आप प्लॉट को देखें कि कहां से स्टार्ट होगा, कहां पर एंड होगा, तो कैसा दिखेगा आपको, ये इमेजिनरी और ये रियल एक्सिस है। तो हमने बात की टाइप 0 सिस्टम है, मतलब इस 0 डिग्री के एक्सिस से स्टार्ट होगा, तो कहीं यहां पर हमें ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर हमें इस एक्सिस पर एक पॉइंट मिला, ठीक है, ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट। और ऑर्डर क्योंकि 1 है, तो ऑर्डर 1 यहां टर्मिनेट होता है, इसलिए हमारे पास यहां पर क्या है, ये यहाँ इस डायरेक्शन में यहाँ पर आकर टर्मिनेट होगा, तो ये हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट है। इसलिए आपका जो पोलर प्लॉट है उसका ये आपको शेप मिला, ठीक है। डायरेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारा डायरेक्शन होगा। बिल्कुल इसी तरह आप अगर टाइप 0 सिस्टम के लिए अगर ऑर्डर इंक्रीज करते जाएं, जैसे अगर हमने ले लिया टाइप 0 सिस्टम, सिस्टम का टाइप अभी भी 0 है, और अगर ऑर्डर की वैल्यू 1 की जगह 2 हो जाए, ऑर्डर 2, मतलब आपका ट्रांसफर फंक्शन कैसा होगा, GS इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस T1S इंटू 1 प्लस T2S।
क्या है हमारा ये टाइप 0, क्योंकि एक भी पोल ओरिजिन पर नहीं है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में। ऑर्डर 2, एस का मैक्सिमम पावर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कितनी मिलेगी आपको? 2। तो अगर इसका प्लॉट देखेंगे तो कैसा होगा ये प्लॉट? फिर से ये रियल एक्सिस है और ये इमेजिनरी एक्सिस है। टाइप 1 सिस्टम अगर होता तो यहां से स्टार्ट होता, अभी भी टाइप 0 है मतलब इसी एक्सिस से स्टार्ट होगा। और ऑर्डर कितना है? 2। ऑर्डर 1 होता तो यहाँ टर्मिनेट होता, ऑर्डर 2 है तो यहाँ टर्मिनेट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें फिर से पॉइंट्स क्या मिल गए? ये हमें ओरिजिन यहाँ पर हमें पॉइंट मिला ओमेगा इक्वल्स टू 0 का, और यहाँ कहीं पर हमें पॉइंट मिलेगा इस डायरेक्शन में, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 यहाँ टर्मिनेट होता, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है ये ओमेगा इन्फिनिटी का। ठीक है, तो हमारा ये प्लॉट किस फॉर्म का आएगा? ये इस तरह का आपको कुछ ये प्लॉट दिखेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू 0 और ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर हमने ये कहा कि टाइप 0 सिस्टम इसलिए इस एक्सिस से स्टार्ट हुआ है। ऑर्डर 1 होता तो यहाँ टर्मिनेट होता, ऑर्डर 2 है इसलिए यहाँ टर्मिनेट हो रहा। तो फाइनली आप अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 180 डिग्रीज के अलोंग आपको ये टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इंक्रीज करते जाते ऑर्डर तो आपको दिखता कि किस तरह के प्लॉट्स आपके मिल रहे हैं। अगर आपने लिया होता टाइप 0 ऑर्डर 3, मतलब आपका ट्रांसफर फंक्शन होता जी एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन या के होता, यहाँ कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 प्लस T1s 1 प्लस T2s 1 प्लस T3s 1 प्लस T3s। तो इसका प्लॉट कैसा होगा? अभी भी टाइप 0 सिस्टम है, मतलब अभी भी रियल एक्सिस से स्टार्ट होगा और ये इमेजिनरी एक्सिस है। तो टाइप 0 ऑर्डर 3 यहां से स्टार्ट होगा, टाइप 0 है तो, और टर्मिनेट कहां पर होगा? ऑर्डर 3 कहां टर्मिनेट होता है? ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, मतलब यहाँ इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपका टर्मिनेट होना है और यहाँ कहीं से स्टार्ट होना है। तो ये हमारे पास ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है और यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट है। टाइप 0 ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3, मतलब कुछ इस तरह से आपको ये यहाँ पर पोलर प्लॉट मिलेगा। ठीक है, शेप आपको ये नहीं समझना कि मैंने जैसा शेप बनाया ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये पॉइंट कहीं और भी हो सकता है। ये पॉइंट की हमने वैल्यू नहीं बताई है कि ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर मैग्नीट्यूड कितना है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास इस टाइप के प्लॉट्स आते हैं तो यहाँ पर आपको ये फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है कि ये डिस्टेंस कितना है, ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, या ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है। ये सभी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो आपको पता है कि ये जो पॉइंट आपने लिया है ये पोलर प्लॉट कैसे बनाया था। ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज के लिए आपने मैग्नीट्यूड फेज एंगल के अकॉर्डिंग पॉइंट्स लिया होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो एक पॉइंट यहाँ आया होगा, तभी आपका प्लॉट यहाँ से ऐसे क्रॉस हुआ है। तो अगर यहाँ कभी पॉइंट आया होगा तो इस एक्सिस पर एंगल की वैल्यू कितनी है? एंगल है -90 डिग्रीज। तो जो भी आपका जी ऑफ एस एच ऑफ एस गिवन है, अगर आप इसमें एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट करके इसका फेज एंगल कैलकुलेट करें, और अगर उस फेज एंगल को हम 90 डिग्री से -90 डिग्री से इक्वेट कर देंगे, तो वहां से हमें इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। और एक बार आपको ओमेगा की वैल्यू मिल गई तो इसका आपने मैग्नीट्यूड भी लिख रखा होगा ओमेगा के रिस्पेक्ट में, आप वहां पर ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपको ये डिस्टेंस पता चल जाएगा कि ये पोलर प्लॉट हमारा इस 90 डिग्रीज के एक्सिस को कितने वैल्यू पर कट कर रहा है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हम आगे जाकर देखेंगे। अभी आपको सिंपली हम ये शेप्स देख रहे हैं कि अगर टाइप 0 ऑर्डर 1 था तो ऐसा शेप है, टाइप 0 ऑर्डर 2 है ऐसा शेप है, टाइप 0 ऑर्डर 3 ये हमारा शेप है। ऐसे ही अगर हम और बात करें टाइप 0 ऑर्डर 4 की तो कैसा बनेगा? टाइप 0 ही है, ऑर्डर 4 है, मतलब अब हमारा ट्रांसफर फंक्शन कैसा है? हमारे पास ऐसे 4 फैक्टर्स हैं, 1 प्लस T1s 1 प्लस T1s 1 प्लस T2s 1 प्लस T3s 1 प्लस T4s। टाइप 0 ऑर्डर 4 कैसा बन जाएगा प्लॉट? ये हमारे पास फिर से रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये रियल एक्सिस है। अभी भी टाइप 0 है, मतलब यहीं से शुरू होगा, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 ऑर्डर 4, मतलब अगर आप इसको प्लॉट करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ये प्लॉट दिखेगा। टाइप 0 था इसलिए यहाँ ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट यहाँ है, और ऑर्डर हमारा 4 था तो ऑर्डर 1 यहाँ टर्मिनेट होता, 2 यहाँ होता, 3 यहाँ होता, ऑर्डर 4 यहाँ टर्मिनेट होता। तो आपको दिख रहा है ये हमारा ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का यहाँ पर पॉइंट लाई करेगा। ठीक है, अब इसमें जहां पर भी अगर आपसे ये मैग्नीट्यूड या ये मैग्नीट्यूड या ये मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, जैसे यहाँ पर हम ये जो बात कर रहे हैं, देखिए फिर से ध्यान से समझ लीजिए क्या बात कर रहे हैं हम, कि अगर हमारे पास ऐसा ये प्लॉट बना हुआ है, ठीक है, तो अपने आप में अगर पूछा जाएगा हमसे कि ये वैल्यू कितनी है,
तो ये अपने आप में एक प्लॉट रहा होगा। मान लीजिए हम कहें कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 पर हमारे जो ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू थी मैग्नीट्यूड और फेज एंगल की, वो हमें यहाँ पर प्लॉट पॉइंट दे रहा था। मतलब ये हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा 1, फेज एंगल ऑफ जी ओमेगा 1 है। ठीक है, मतलब ये जो हमें पॉइंट मिला है वो ये ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 पुट करने पर हमारे पास ये मैग्नीट्यूड था। तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ही आपको ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू देगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर फेज एंगल देख पा रहे हैं कि फेज एंगल की वैल्यू कितनी है, -270 डिग्री। दिख रहा है आपको कि ये -90 डिग्रीज की एक्सिस है, ये -180 की एक्सिस है, -270 डिग्रीज की एक्सिस है। तो अगर आप फेज एंगल ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू निकालें और अगर हम उस फेज एंगल की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 पुट करके देखें तो ये फेज एंगल -270 डिग्रीज आना चाहिए। तो इस इक्वेशन से आप ओमेगा 1 की पहले वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ओमेगा 1 अगर आपको मिल गया तो उसके बाद जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड आपने ओमेगा के रिस्पेक्ट में लिख रखा होगा। जैसे यहाँ पर आपने मैग्नीट्यूड लिख रखा है 1/√ऑफ ये जो भी वैल्यू लिख रखी है, इसमें ओमेगा की वैल्यू आपने अगर पुट कर दी तो यहाँ से आपको ये मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। वही मैग्नीट्यूड आपको ओरिजिन से वहां तक का डिस्टेंस बता देगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। चलिए, तो इसकी जरूरत हमें पड़ेगी। नेक्स्ट अगर हम देखें, जैसे हमने अभी टाइप 0 सिस्टम्स की बात की, ऐसे ही अब आप अगर टाइप 1 सिस्टम्स के लिए देखें तो हमारे पास टाइप 1 के साथ ऑर्डर मिनिमम कितना हो सकता है, 1। जैसे आपने एग्जांपल लिया जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1/s। तो हमें क्या पता था, अगर हम इसका प्लॉट बनाते, अगर हमने अभी तो हम इसका प्लॉट बनाकर देख चुके हैं, अगर हम अपने रूल से जो हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के लिए हमने बात की, अगर हमें डायरेक्टली देखना था कि इसका प्लॉट कैसा बनेगा, तो ये रियल एक्सिस है, ये इमेजिनरी एक्सिस है, और हमें पता है कि टाइप 1 सिस्टम अगर है तो प्लॉट -90 डिग्रीज की एक्सिस से स्टार्ट होगा। और अगर ऑर्डर भी 1 है तो ऑर्डर 1 यहाँ टर्मिनेट होता है। मतलब इसका जो ग्राफ आना था उसके केस में आपको स्टार्टिंग पॉइंट भी इस एक्सिस पर ही मिलना था और टर्मिनेटिंग पॉइंट भी आपको इसी एक्सिस पर मिलना था। तो इसलिए इसका जो प्लॉट आएगा वो कैसा आ गया आपके पास, ये इस फॉर्म का आपने प्लॉट फाइंड किया तो आपके पास ये इसका पोलर प्लॉट था। ये यहाँ कहीं पर ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है इन्फिनिटी पर, और यहाँ पर आपके पास ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर ये हमारे पास की पॉइंट आए। तो ये हमारे पास प्लॉट है किसका, 1/s का, टाइप 1 ऑर्डर 1। अगर हम देखें टाइप 1 ऑर्डर 2, टाइप 1 ऑर्डर 2 मतलब जी ऑफ एस कैसा है हमारे पास, अगर हमारे पास है 1/s इंटू 1+ts, क्या कह सकते हैं हम, इसका टाइप कितना है 1 और ऑर्डर कितना है 2। तो टाइप 1 ऑर्डर 2 का प्लॉट कैसा होगा, अगर आप यहां बनाएं, ये रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, तो टाइप 1 ऑर्डर 2, टाइप 1 कहां से स्टार्ट होता है, इस एक्सिस से टाइप 1 स्टार्ट होता है, ऑर्डर 1 यहां टर्मिनेट होता है, ऑर्डर 2 यहां टर्मिनेट होता है। ठीक है, टाइप 1 हम बात करें तो टाइप 1 हमारा यहां से स्टार्ट होता है, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 तो आपको इस तरह से यहां पर पॉइंट दिखेगा कि इस एक्सिस से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा। देखिए, हम ये नहीं कह सकते एग्जैक्टली इसी एक्सिस से होगा, लेकिन हमारे पास जो एंगल होगा ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर हमारे पॉइंट का वो कितने डिग्रीज का होगा, -90। मतलब आप बिल्कुल ले सकते हैं यहां से, तो कुछ इस तरह से हम इस प्लॉट को बना सकते हैं। क्या दिख रहा है हमें, ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर हमारे फेज एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर हमारा फेज एंगल, क्योंकि टाइप 1 सिस्टम है तो -90 होना चाहिए, ये आपकी एक्सिस है -90 की। और जैसे जैसे हम ओमेगा चेंज करके इन्फिनिटी तक पहुंचेंगे तो टर्मिनेट कहां पर होना चाहिए, ऑर्डर 1 यहां टर्मिनेट होता है, ऑर्डर 2 यहां टर्मिनेट होता है। तो कुछ इस तरह से आपको ये शेप मिल जाएगा इसके लिए, फॉर टाइप 1 ऑर्डर 2 सिस्टम्स के लिए। ऐसे ही अगर आप और ज्यादा प्लॉट कर लें तो टाइप 1 ऑर्डर 3, मतलब हमारे पास जीएस क्या है, टाइप 1 है तो एक एस का टर्म है, ऑर्डर 3 है तो 1+T1s 1+T2s। प्लॉट कैसा बन जाएगा, टाइप 1 है तो -90 डिग्रीज की एक्सिस से शुरू होगा, ये इमेजिनरी और ये रियल एक्सिस है। ठीक है, टाइप 1 है तो इस एक्सिस से शुरू होगा, ऑर्डर 1 ऑर्डर 2 ऑर्डर 3 यहां टर्मिनेट होगा। तो अगर आप इस प्लॉट को देखते तो ये आपको इस टाइप का प्लॉट मिलता।
ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर हमारा जो पॉइंट होगा वो -90 डिग्री से स्टार्ट होगा, ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट, और यहाँ पर ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट। टाइप 1 सिस्टम है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 यहाँ टर्मिनेट होता है, इसलिए हमारे प्लॉट का ये ऐसा शेप है। इस तरह से आप डिफरेंट के लिए बना सकते हैं। और आपने ले लिया अगर टाइप 1 ऑर्डर 4, जीएस में एक फैक्टर और ऐड कर दीजिए 1 अपॉन एस इंटू 1 प्लस T1s 1 प्लस T2s 1 प्लस T3s। कैसा बन जाएगा प्लॉट? रियल इमेजिनरी एक्सिस है, टाइप अभी भी 1 है, तो स्टार्टिंग पॉइंट अभी भी -90 डिग्रीज पे है, और ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, तो यहां से आपको ये कुछ इस टाइप का ये प्लॉट दिखेगा। इस तरह से अब आप आगे के लिए प्लॉट्स कर लीजिएगा। ये ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट होगा, यहाँ पर कहीं पर ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट होगा। ये जैसे टाइप 1 के लिए देखा, ऐसे ही अगर आप टाइप 2 सिस्टम्स के लिए देखते तो डिफरेंट आपके पास प्लॉट्स आ जाते हैं। तो अब मैं सिर्फ प्लॉट्स बना करके लिख देता हूँ कि ये कौन से टाइप कौन से ऑर्डर का प्लॉट है। जैसे अगर हमने यहीं पर देखा होता, ये अगर हमारे पास रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, ठीक है, ये इसका प्लॉट है, ये इसका प्लॉट। अगर हमारे पास टाइप 2 हो जाए तो टाइप 2 का प्लॉट इस एक्सिस से स्टार्ट होगा, ठीक है। टाइप 2 के साथ मिनिमम ऑर्डर 2 हो सकता है। तो जैसे आपके पास अगर हम एक प्लॉट यहाँ पर प्लॉट करें और पूछा जाए कि इनमें से किस ट्रांसफर फंक्शन का प्लॉट होगा, अगर हमारे पास कुछ ऐसा प्लॉट गिवन है, तो ये किसका प्लॉट होगा? आपको दिख रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट इस एक्सिस पर टाइप 2 के लिए आता है, और ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 यहाँ टर्मिनेट होता है। मतलब ये जो लाइन है आपकी, ये आपके पास जीएस, ये प्लॉट किसका है? 1 अपॉन एस स्क्वायर का ये प्लॉट है। अगर आप 1 अपॉन एस स्क्वायर का प्लॉट देखेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर होगा, और फेज एंगल -180 डिग्रीज होगा फॉर ऑल ओमेगा। यहाँ पर अगर आप देखते तो ये हम जी ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा को लिख सकते थे, जी ऑफ जी ओमेगा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर एंगल -180 डिग्रीज। मतलब फेज एंगल हमेशा के लिए फिक्स्ड है -180 डिग्रीज पर, और जो मैग्नीट्यूड है वो ओमेगा जैसे जैसे हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नीट्यूड कम होता जाएगा। ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर मैग्नीट्यूड कितना होगा? इन्फिनिटी। तो ये जो स्ट्रेट लाइन अगर आपको सिर्फ इस एक्सिस पर दिख रही है, मतलब ये किसका प्लॉट है? टाइप 2 ऑर्डर 2 सिस्टम का ये प्लॉट है। ये हमारे पास क्या है? इट इज टाइप 2 ऑर्डर भी 2, टाइप 2 एंड ऑर्डर 2। तो इस तरह से हमारे पास ये प्लॉट हो गया। ऐसे ही अगर आप यहाँ पर और डिफरेंट प्लॉट्स देखें, अगर हमने एक ये प्लॉट बना दिया ऐसा, टाइप 2 यहां से स्टार्ट होगा, और अगर ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 देखें, अगर हमारे पास इस टाइप से ये ऐसा प्लॉट बना हुआ है, अगर ये ऐसा कुछ प्लॉट आपको दिख रहा है, ये इस तरह से अगर शो किया गया, ये ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट है और यहाँ कहीं ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है, तो ये देखकर आप कह सकते हैं कि किस सिस्टम के लिए है। तो बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि ये हमारा जो प्लॉट गिवन है, ये रियल और ये इमेजिनरी एक्सिस है, ये हमारा टाइप 2, क्योंकि इस एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है, टाइप 2 सिस्टम होगा। और ऑर्डर कितना? ऑर्डर 1, ऑर्डर 2 यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, मतलब ये ऑर्डर 3 सिस्टम का प्लॉट है। मतलब इसके लिए जीएस भी अगर लिखने के लिए बोला जाता तो इसके लिए जीएस कैसा आ जाता? 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी एस आ जाता, ठीक है। अगर हमारे पास ये ऐसा प्लॉट बना हुआ है, रियल और इमेजिनरी है, और प्लॉट हमारे पास अगर ऐसा है, ये किसका प्लॉट होगा? ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट गिवन है आपको, और ये ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट गिवन है। तो दिख रहा है यहां से स्टार्ट हो रहा है, मतलब टाइप 2 सिस्टम है। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, मतलब ये सिस्टम किसके लिए है? ये हमारे टाइप 2 ऑर्डर 4 सिस्टम का प्लॉट है। मतलब ट्रांसफर फंक्शन हम लिख सकते थे जीएस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस T1s इंटू 1 प्लस T2s। ऐसे ही आप डिफरेंट सिस्टम्स के लिए देख रह सकते हैं। अगर यहीं पर टाइप 2 के साथ और ऑर्डर 5 हो जाता तो यहां से आकर इस तरह से यहां पर आकर टर्मिनेट हुआ होता, ठीक है। ऑर्डर 3 सिस्टम्स के लिए अगर देख लें, जैसे आप अगर लेते, अगर ऐसा कोई प्लॉट होता आपके पास, रियल और इमेजिनरी एक्सिस है,
और अगर आपके पास जो प्लॉट बना हुआ है ये अगर ऐसा बना हुआ है, ये अगर इस टाइप का आपके पास ये फेज प्लॉट अगर पोलर प्लॉट बना हुआ है, यहाँ लिखा हो ओमेगा इक्वल्स टू 0 और यहाँ लिखा हुआ हो ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो क्या दिख रहा है, इस एक्सिस से कौन से सिस्टम का प्लॉट शुरू होगा, टाइप 3 सिस्टम का। तो एक आपको पता चला कि टाइप कितना है सिस्टम का, 3 है। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 यहाँ टर्मिनेट होता है, तो ये जो आपका प्लॉट है ये आपके टाइप 3 ऑर्डर 3 सिस्टम का प्लॉट है। और अगर आप इन पर्टिकुलर देखें तो इसके लिए जी ऑफ एस की वैल्यू क्या होगी, अगर टाइप भी 3 है ऑर्डर भी 3 है, मतलब आपका जो ट्रांसफर फंक्शन है वो कितना है, 1/s³। अगर आप इसको देखना चाहते तो ऐसे ये भी समझ सकते हैं कि जी ऑफ जे ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं इट इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा³ एंगल माइनस 270 डिग्री, क्योंकि 1/s³ का एंगल फिर से ओमेगा से इंडिपेंडेंट है। आप ओमेगा की कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे फेज एंगल आपको -270 ही मिलेगा। और फिर से मैग्नीट्यूड 1/ओमेगा³ दिख रहा है, मतलब जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो मैग्नीट्यूड की वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो ये आपके पास ओरिजिन की तरफ ये पॉइंट आउट हो रहा है। इस तरह से आप डिफरेंट प्लॉट्स बना सकते थे। टाइप 3 के साथ ऑर्डर 4 पूछता तो ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 यहाँ टर्मिनेट होता। ठीक है, यहाँ पर सिंपली हम कुछ प्लॉट्स बना लेते हैं। तो एक हमारे पास ये रियल इमेजरी एक्सिस के अलॉन्ग, एक यहाँ पर और बना लेंगे रियल इमेजरी। तो अगर हमारे पास क्या होता, टाइप 3 ऑर्डर 4, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, तो कैसा प्लॉट होता आपका, इस टाइप का ये प्लॉट होता। ये हमारा प्लॉट किसके लिए होता, ये हमारा टाइप 3 ऑर्डर 4 का ये प्लॉट होता। मतलब आप कह सकते हैं ट्रांसफर फंक्शन इस केस में क्या रहा होता, जी एस इज इक्वल्स टू 1/s³ इंटू 1+ts रहा होगा। अगर हमारे पास टाइप 3 ऑर्डर 5 सिस्टम के लिए आएगा तो कुछ इस टाइप का आपको ये प्लॉट दिखेगा। ये हमारे पास इस टाइप का प्लॉट दिखेगा। ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट है, ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है। यहाँ पर भी ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट होगा, ये ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट होगा। तो इस तरह से आप अगर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शंस हैं, मतलब डिनोमिनेटर में 1+ts का फॉर्म आ रहा है, s के साथ नेगेटिव साइन नहीं है, और न्यूमरेटर में कोई फाइनाइट s प्लेन में जीरोस नहीं है, मतलब सभी में जैसे यहाँ पर हमने 1/1 लिया या k अपॉन हो सकता है, लेकिन कोई s का फैक्टर न्यूमरेटर में अगर आपके पास नहीं है, तो ऐसे सिस्टम्स में आप पोलर प्लॉट्स का शेप आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिस्टम के टाइप और ऑर्डर को देखकर। ये चीज क्लियर, जितने भी शेप्स हमने देखे हैं सभी शेप्स क्लियर। अब इसके बाद हमने और क्या बात की कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है, अगर हमसे पूछा जाए कि ऐसा हमारे पास, जैसे हमने देख लिया कि अगर हमारे पास ये प्लॉट किसका, देखिए ये हमारा टाइप 1 ऑर्डर 4 का ये प्लॉट है, या अगर हम इस प्लॉट को ले लें, ये हमारे पास क्या है, टाइप 1 ऑर्डर 3 का प्लॉट है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पोलर प्लॉट ऑफ GS इज इक्वल्स टू, अगर हमारे पास ये वैल्यू दे दी गई, लेट्स से इट इज 10/s इंटू s+2 s+4 इज शोन इन फिगर। ये हमारे पास ये एक प्लॉट बना हुआ है, इमेजिनरी एक्सिस, रियल एक्सिस, स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है, टाइप 1 है, ऑर्डर 1, 2, 3 है। ठीक है, तो टाइप 1 यहां से स्टार्ट होगा, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3 यहां टर्मिनेट होगा। तो प्लॉट आपको कुछ इस टाइप से दिया हुआ होगा, ये हमारे पास ऐसा कुछ प्लॉट दे दिया गया। ठीक है, और अगर इस केस में हमसे पूछा जाए कि ये वैल्यू कितनी होगी, ये वैल्यू अगर हमने कहा कि ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अच्छा देखिए, जैसे अगर आपको याद हो, हमने कल क्या बात की थी, हमने बात की थी गेन मार्जिन और फेज मार्जिन की। ठीक है, याद है गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। तो हमने क्या कहा था, इससे पहले हमने और दो बातें की थी कि हमारी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो आपने डिफाइन किया था कि जिस फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए उस फ्रीक्वेंसी को हम नाम देते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी,
और जिस फ्रीक्वेंसी पर फेज एंगल 180 डिग्रीज हो जाए जीएसएचएस का, उस फ्रीक्वेंसी को नाम देते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो अगर ये जो पोलर प्लॉट बना हुआ है, इसका मतलब सभी पॉइंट से होकर हमारा क्या हुआ होगा, जीएसएचएस की वैल्यू गई है ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए। तो एक पॉइंट यहां भी आपको दिख रहा है, इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड कितना है x, और फेज एंगल कितना है, ये एंगल कितना है यहाँ पर 180 डिग्री से, ठीक है, प्लस या माइनस 180 डिग्री से। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट कितना है, ये पॉइंट हम कह सकते हैं x एंगल 180 डिग्री से, ठीक है, ये पॉइंट कितना है हमारे पास, x एंगल 180 डिग्री से। तो जिस पॉइंट पर फेज एंगल 180 डिग्रीज हो गया, मतलब जैसे आपने कहा कि यहाँ ये ओमेगा 0 का पॉइंट है, यहाँ ओमेगा इन्फिनिटी का पॉइंट है, तो ओमेगा 0 से हम बढ़ाते हुए गए होंगे तो हमारे पास कहीं पर ये पॉइंट आया होगा। तो इस पॉइंट पर ओमेगा की अपनी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी। मान लीजिए हमने इस वैल्यू को कहा कि ये ओमेगा कौन सा ओमेगा होगा, जिस ओमेगा की वैल्यू के लिए फेज एंगल 180 डिग्रीज हो गया, मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ जो ओमेगा की वैल्यू होगी, ये ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर हम कह सकते हैं ओमेगा कितना होगा हमारा, जब हम ओमेगा इंक्रीज करते हुए आए होंगे तो ओमेगा इक्वल्स टू हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर कितना है, ओमेगा पीसी। इसी फ्रीक्वेंसी को आप क्या कहेंगे, ये आपकी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये आपकी क्या है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो हमने जब गेन मार्जिन डिफाइन किया तो हमने क्या कहा था कि फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू फाइंड कीजिए, उसको x मान लीजिए, और 1/x हमें जो वैल्यू देगा उसको हम क्या कहेंगे, उसी को हम गेन मार्जिन कहेंगे। तो अगर हमसे ये डिस्टेंस x निकालने के लिए बोला जाए, या हमसे गेन मार्जिन निकालने के लिए पूछा जाए इस पोलर प्लॉट के लिए, आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन था कि the polar plot of g of s, that is 10/s into s plus 2 s plus 4 is shown in figure, ठीक है, find the value of x। यहाँ पर ये इतनी चीज हमने अपनी तरफ से लिख दिया, ये सब चीजें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होती, सिर्फ आपसे ये x लिख करके पूछा गया होता कि ये डिस्टेंस ओरिजिन से यहाँ इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है x। तो आपको समझना है कि x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर पोलर प्लॉट ने इस 180 डिग्रीज के एक्सिस को कट किया, मतलब ये 180 डिग्रीज जहां पर फेज एंगल हो रहा है, उस ओमेगा की वैल्यू के लिए जो g ऑफ s h ऑफ s का मैग्नीट्यूड है, वो चीज हमें x से मिलेगा। तो x हमें फाइंड करना है, मतलब हमें पहले देखना है कि ओमेगा की किस वैल्यू के लिए GSHS का फेज एंगल 180 डिग्रीज होगा, और उस वैल्यू पर हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ g ऑफ h ऑफ s की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, वही हमें x की वैल्यू दे देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले अगर हमें क्या करना है, अगर हमें मैग्नीट्यूड, अगर हमें x फाइंड करना है, मतलब फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी अगर आपको फाइंड करनी है, तो सबसे पहला तो स्टेप है कि आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के लिए क्या कीजिए, s की जगह j ओमेगा पुट कीजिए। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिलेगी, g ऑफ j ओमेगा की वैल्यू क्या मिली, 10/। देखिए अब दो तरह से आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है जिस पर फेज एंगल 180 हो जाए, जिसको आपने कहा हमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो इस केस में आप दो तरह से फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, जब भी आपके पास ये दो से ज्यादा टर्म्स होते हैं, अगर जैसे यहाँ पर एस के 3 टर्म्स आपको दिख रहे हैं, तो ऐसे केस में अगर आप देखें तो दो मेथड्स हैं आपके फाइंड करने की, किसको, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी को। पहला मेथड जो हम बार बार यूज करेंगे उसको मैं पहले लिख देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर जी ऑफ एस लिया, क्या थी वैल्यू, 10/, लिया था ना हमने, 10/s इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4, ठीक है, 10/s इंटू एस प्लस 2 एस प्लस 4। तो अगर हम देखते हैं इसके लिए, जैसे अगर जब भी तीन फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो इस केस में आप इसको पहले एक बार डिनोमिनेटर को सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले s की जगह j ओमेगा पुट करने से पहले, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 10/, इसको आप लिख सकते हैं, अगर सिर्फ इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो s स्क्वायर प्लस 6s प्लस 8 होता, सभी में s मल्टीप्लाई कर दिया तो s क्यूब प्लस 6s स्क्वायर प्लस 8s आ गया। अब यहाँ पर अगर हम s की जगह j ओमेगा पुट कर दे तो g ऑफ j ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10/, j ओमेगा का होल क्यूब, जब j का स्क्वायर करेंगे तो -1 हो जाएगा, और फिर j का क्यूब करेंगे तो उसको -j लिख सकते हैं, और ओमेगा का क्यूब तो ओमेगा क्यूब ही होगा, तो मतलब s क्यूब को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ j ओमेगा क्यूब। ये समझ रहे हैं, j ओमेगा का होल क्यूब अगर हम करेंगे तो इसको हम j ओमेगा होल स्क्वायर इंटू j ओमेगा लिख सकते हैं। अब j का स्क्वायर इज -1, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इंटू यहाँ से वैल्यू है j ओमेगा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू j ओमेगा से वैल्यू को हमने क्या लिख लिया, माइनस j ओमेगा क्यूब लिख लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस j ओमेगा क्यूब।
एस स्क्वायर की वैल्यू जे ओमेगा का होल स्क्वायर दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 6 ओमेगा स्क्वायर है ये, और प्लस 8 जे ओमेगा। ठीक है, रियल इमेजरी पार्ट्स को सेपरेट कर ले तो हम लिख सकते हैं इसको 10 अपॉन माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस जे, अगर हमने कॉमन कर लिया तो इसको हम लिख सकते हैं 8 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब। ठीक है, अब देखिए हमें क्या फाइंड करना है, अगर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मतलब जहां पर इस जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा का फेज एंगल कितना हो जाए, 180 डिग्रीज हो जाए। अगर आप इसमें फेज एंगल लिखते, ठीक है, जो कि हम लिखेंगे नहीं, अगर यहां से हम इसका लिखना चाहते तो बिल्कुल लिख सकते थे, जे ऑफ जे ओमेगा का फेज एंगल कितना होगा, न्यूमरेटर का फेज एंगल 0 डिग्रीज है, माइनस इस डिनोमिनेटर का फेज एंगल कितना होगा, रियल पार्ट हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अगर रियल पार्ट हमारा नेगेटिव है तो फेज एंगल कैसे लिखते हैं हम, फेज एंगल हम क्या लिखते हैं, 180 माइनस ऑफ tan इनवर्स इमेजिनरी अपॉन रियल लिखते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या रिजल्ट हो जाता, 180 माइनस tan इनवर्स इमेजिनरी टर्म कितना है आपके पास, 8 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब, और डिवाइडेड बाय आपके पास ये क्या आ जाएगा, 6 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा, अगर हम देखें ये टर्म अगर मान लीजिए हमारा जीरो हो जाए, अगर हमारे पास ये जो फैक्टर है जो न्यूमरेटर में आ रहा है वहां पर, अगर ये फैक्टर जीरो हो जाए तो हमारे पास ये tan इनवर्स क्या मिलेगा, जीरो। और अगर ये tan इनवर्स जीरो हो गया मतलब ये तो पूरा एंगल जीरो हो गया, तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है कि उस जगह पर फेज एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -180 डिग्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट हमें, अगर हमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी का मतलब द फ्रीक्वेंसी at which phase angle of j omega becomes प्लस और माइनस 180 डिग्रीज। ठीक है, इसको हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अगर हम यहां से देख रहे हैं कि हमें इस जी ऑफ जे ओमेगा का फेज एंगल -180 डिग्रीज कब मिल जाएगा, अगर हमारा ये टर्म 0 डिग्रीज एंगल दे दे, और ये टर्म 0 डिग्रीज एंगल कब दे देगा, अगर हमारे इस इमेजरी पार्ट की वैल्यू 0 हो गई तो हमारे tan इनवर्स के न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, 0 अपॉन एनीथिंग की वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। इसका मतलब अगर हमें कभी भी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ऐसे केसेस में जहां पर आपके पास क्या हो, दो से ज्यादा अगर एस के फैक्टर्स हो, तो डायरेक्टली आपको फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू के लिए मिल जाएगी, इसका जो इमेजरी पार्ट है, सिर्फ इस इमेजरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए जीरो से, आपको यही वैल्यू क्या दे देगी, ओमेगा की, ओमेगा पीसी दे देगी। देयरफॉर आप यहां से लिख सकते हैं ठीक है, तो अब इसको ये आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा मैंने, चाहे तो रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो साइन हमने लिखा है 180 माइनस, हो सकता है अपने आप में ये वैल्यू अगर नेगेटिव होती तो यहाँ पर प्लस साइन आ जाता, लेकिन हमें वैल्यू नेगेटिव तो लेनी नहीं है, हम इस वैल्यू को क्या ले रहे हैं, हम इसको जीरो पुट कर रहे हैं टू फाइंड फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अगर ये टर्म जीरो हो गया तो हमारे पास जी ऑफ जी ओमेगा का फेज एंगल कितना आ जाएगा, -180 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ से हटा देते हैं, और अब आपको आगे के लिए हमेशा के लिए क्या याद रखना है हमेशा आगे के लिए याद रखना है कि जब भी आपके पास दो से ज्यादा एस के फैक्टर्स हैं, तो डायरेक्टली एस की जगह जी ओमेगा पुट करने से पहले आप क्या कीजिए, इसमें पहले इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद इसकी जगह जे ओमेगा पुट कीजिए, उसके बाद रियल और इमेजरी पार्ट्स को सेपरेट कर लीजिए, और फिर ऐसा लिखिए कि एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा पीसी, इमेजरी पार्ट इक्वल्स टू जीरो। ये जो इमेजरी पार्ट आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी। मतलब अगर हमने लिख दिया 8 ओमेगा की जगह ओमेगा पीसी माइनस ओमेगा पीसी का होल क्यूब, तो ये वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ये वैल्यू हमारी होनी चाहिए जीरो। यहां से आप फाइंड कर सकते हो ओमेगा पीसी की वैल्यू, ओमेगा पीसी दोनों में से कॉमन लेकर हटा दीजिए, वैल्यू जीरो ही हो जाएगी। मतलब इसको हम और लिख सकते हैं 8 माइनस ओमेगा पीसी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। ओमेगा पीसी कॉमन लेकर के हमने डिवाइड कर दिया जीरो में, तो क्योंकि ओमेगा पीसी जीरो तो है नहीं, जीरो पर तो हमारा पोलर प्लॉट कहां पर है, जीरो पर तो हमें दिख रहा है कि पोलर प्लॉट हमारा कैसा है, इसका पोलर प्लॉट जीरो ओमेगा इक्वल्स टू जीरो पर कहां पर है, -90 पर है, तो जीरो हमारा होगा नहीं सोल्यूशन, तो इसलिए हमने ओमेगा पीसी कॉमन लेकर हटा दिया। अब हमारे पास वैल्यू बची 8 माइनस ओमेगा पीसी होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर ओमेगा पीसी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 8 रेडियंस पर सेकेंड, दैट इज 2√2 रेडियंस पर सेकेंड। तो या तो आप ऐसे फाइंड कर लीजिए, जो कि मैंने कहा कि ये आपके लिए बेस्ट मेथड होगा। ये आपको सिंपली क्या किया आपने, जो भी आपके पास तीन टर्म्स थे पहले मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद एस इक्वल्स टू जे ओमेगा पुट किया, रियल इमेजरी पार्ट सेपरेट कर लिया,
और फिर इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दिया किससे, 0 से। ठीक है, तो ये हमने देखा टू फाइंड ओमेगा पी सी। अब इसी में एक और मेथड क्या यूज कर सकते थे हम, ये हमारे पास अगर हम लिखते कि अगर हम डायरेक्टली यहां से देख लेते कि जी ऑफ जी ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या लिखते हम 10 अपॉन जे ओमेगा इंटू जे ओमेगा प्लस 2 इंटू जे ओमेगा प्लस 4। अगर यहां से हम जी ऑफ जी ओमेगा का फेज एंगल डिफाइन करते तो जी ऑफ जी ओमेगा का फेज एंगल क्या होता, न्यूमरेटर का फेज एंगल 0 डिग्रीज माइनस जी ओमेगा का फेज एंगल 90 माइनस, क्योंकि सभी डिनोमिनेटर के फेज एंगल को सब्ट्रैक्ट करना है, इसका फेज एंगल कितना होगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 2 और इसका फेज एंगल कितना होगा tan इनवर्स ओमेगा बाई 4। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि हम ओमेगा की वैल्यू फाइंड करें जिस वैल्यू पर ये फेज एंगल कितना हो जाए 180 डिग्रीज हो जाए, प्लस या माइनस 180 डिग्रीज हो जाए। ठीक है, तो अगर हमने लिया कि एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पी सी, जो फेज एंगल की वैल्यू होनी चाहिए जी ऑफ जी ओमेगा की, वो फेज एंगल कितना होना चाहिए हमारा प्लस और माइनस 180 होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से आपको दिख रहा है कि हमारा जो एक्सिस है, हम एक्सिस के अकॉर्डिंग देखें तो ये माइनस 90 डिग्रीज माइनस 180, मतलब फेज एंगल हमारा कितना हो रहा है माइनस 180 हो रहा है ओमेगा पीसी पर। तो अगर हम इस फेज एंगल की वैल्यू को माइनस 180 पुट कर दे, अगर हमने इसकी वैल्यू को माइनस 180 डिग्रीज पुट कर दिया और जहां ओमेगा लिखा है वहां पर अब हम ओमेगा पीसी लिख देते हैं। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसा। हमने कहा कि जब ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पीसी होगी तो उस केस में ये फेज एंगल कितना हो जाएगा प्लस या माइनस 180। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि माइनस 180 फेज एंगल हो रहा है। ठीक है, इसको मैं माइनस 180 लिख देता हूँ। तो माइनस 180 इक्वल्स टू लिखा हमने माइनस 90 माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा बाई, इसको हम ओमेगा पीसी बाई 2 लिख लेते हैं, इसको हम माइनस tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 4 लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हम और क्या कर सकते थे, अगर हम इसमें से एक वैल्यू किसी को भी राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले लीजिए, इस 180 को इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या रिजल्ट आ जाएगा। आप यहां से ऐसा लिख सकते थे कि tan इनवर्स ऑफ ओमेगा पी सी बाई 2 इज इक्वल्स टू, जब ये माइनस 180 इधर जाएगा तो प्लस 180 बनकर जाएगा, यहाँ माइनस 90 है, माइनस 90 प्लस 180 से आपके पास वैल्यू क्या आएगी प्लस 90। ये टर्म तो आप इधर ले चुके हैं, ये वैल्यू कितनी रहेगी माइनस ऑफ tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 4। ठीक है, ये तो अब देखिए, अब अगर आप ये जानते हैं कि 90 माइनस tan इनवर्स थीटा इज कॉट इनवर्स थीटा, तो ये आपके पास है कॉट इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 4। इसको अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 2 इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 4। और तब अगर दोनों तरफ आप tan ले लेंगे तो आपको इस इक्वेशन से वैल्यू क्या मिल जाएगी। अगर आप यहां से देखें तो आप इस इक्वेशन को और ऐसे लिख सकते थे कि यहां से tan कैंसिल होकर वैल्यू मिलेगी ओमेगा पीसी बाई 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ tan ले रहे हैं और यहाँ कॉट इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 4 है, तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 4 अपॉन ओमेगा पीसी। ये वैल्यू कितनी मिलेगी, इस तरफ का आपको क्या ले लेना है रेसिप्रोकल, क्योंकि ये कॉट इनवर्स है ओमेगा पीसी बाई 4, यहाँ tan इनवर्स ओमेगा पीसी बाई 2 है, दोनों तरफ tan ले रहे हैं, तो ये वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई ओमेगा पीसी बाई 2। यहाँ पर क्योंकि कॉट इनवर्स में तो वैल्यू क्या होगी 4 अपॉन ओमेगा पीसी होगी, तो यहाँ से भी आप देखकर कह सकते थे कि ओमेगा पीसी होल स्क्वायर is equals to 8, therefore omega pc is what under root of 8 that is equals to 2 root 2 रेडियंस पर सेकेंड। तो इन दोनों ही मेथड से आप क्या फाइंड कर सकते थे, अपने फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। ठीक है, तो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ही निकालने में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी निकालना ज्यादा आसान है, क्योंकि वहां पर आपको सिंपली इसका मैग्नीट्यूड लेकर 1 से इक्वेट करना है, तो डायरेक्टली आपको ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास ओमेगा पीसी की वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी पर अगर हम जी ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकाल लें तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि एक्स क्या है हमारा, एक्स है हमारा नाउ एक्स इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एट ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा पीसी। ठीक है, ओमेगा पीसी पर ही जो मैग्नीट्यूड है वो आपका क्या है एक्स है। अब ओमेगा पीसी पर अगर हम यहां से देखें, ये हमारा जी ऑफ जी ओमेगा है, अगर हम इसमें ओमेगा की जगह ओमेगा पीसी पुट कर दे, तो अभी हमने ये क्या बात की कि ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी पर ये टर्म क्या हो गया है जीरो हो गया है, तो हमारे पास जी ऑफ जी ओमेगा कितना बचेगा सिर्फ 10 अपॉन माइनस ऑफ 6 ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहां से देखें तो हम एक बार फिर से लिख देते हैं कि जो हमने जी ऑफ जी ओमेगा फाइंड किया उसकी वैल्यू थी 10 अपॉन माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर एंड प्लस जे टाइम्स 8 ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब।
ठीक है, ऐसा था। अब हमने कहा कि एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी, एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी, ये टर्म तो हमारा जीरो हो चुका है। तो उस केस में हमारे जी ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितनी है, जी ऑफ जे ओमेगा। अब हम ओमेगा की जगह ओमेगा पीसी लिख देते हैं, तो ये टर्म जीरो हो गया, मतलब हमारी वैल्यू कितनी बची हुई है, या डायरेक्टली आप अभी ओमेगा ही लिखो, जी ऑफ जे ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये क्या वैल्यू कितनी बची, 10 अपॉन सिर्फ माइनस ऑफ 6 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये जब हम ओमेगा की वैल्यू ओमेगा पीसी लेंगे तो हमने कहा कि ये टर्म हमारा जीरो हो जाएगा, तो हमारा जी ऑफ ओमेगा बचा कितना, जी ऑफ जे ओमेगा बचा सिर्फ 10 अपॉन माइनस 6 ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर इसलिए अगर हम देखें, हम ये ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी पर अगर देखते हैं, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी ले लेंगे। देयरफॉर अगर हम मैग्नीट्यूड देखना चाहते हैं जी ऑफ जे ओमेगा का एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी, तो हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे 10 अपॉन माइनस 6 इंटू ओमेगा पीसी की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, अंडर रूट 8 फाइंड की। तो अगर यहां पर हम वैल्यू पुट कर दें 6 इंटू अंडर रूट 8 का स्क्वायर दैट इज 8, इसका मैग्नीट्यूड आपको ले लेना है। तो 10 अपॉन माइनस 6 इंटू 8 की वैल्यू क्या हो गई, 10 अपॉन 48। हमने मैग्नीट्यूड ले रखा है तो माइनस साइन हम डिस्कार्ड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 10 अपॉन 48। इसकी वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए, ये आपका रिजल्ट है। या आप डायरेक्ट, अगर इसमें थोड़ी सी भी आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं सर, कौन सा पार्ट जीरो हो गया, हमें इतना नहीं देखना है, कोई जरूरत नहीं है देखने की। आपके पास ये जी ऑफ जी ओमेगा है, एक बार यहां से लिख लेते हैं हम। अगेन एक्स इज व्हाट, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी, जो कि हम फाइंड कर चुके हैं अंडर रूट 8। हमारे पास जी ऑफ जी ओमेगा ऐसा था, दैट इज 10 अपॉन जे ओमेगा इंटू 1 प्लस, ये हमारे पास क्या थी वैल्यू, जे ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा प्लस 4। हमारे पास ये वैल्यू थी जे ओमेगा प्लस 2 जे ओमेगा प्लस 4। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, जी ऑफ जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड दैट इज 10 अपॉन जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड ओमेगा अंडर रूट ऑफ, यहाँ से वैल्यू 4 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू अंडर रूट 16 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब हम इसकी वैल्यू देखना चाहते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा पीसी दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट 8 पर। ठीक है, तो अगर हम ये वैल्यू देखें एट ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा पीसी, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 अपॉन ओमेगा इज अंडर रूट 8 इंटू ये 4 इंटू 8 स्क्वायर, अंडर रूट 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास, अंडर रूट 8 का स्क्वायर आ गया 8, 8 और प्लस 4 इज व्हाट 12, तो ये है आपके पास अंडर रूट 12 इंटू ये टर्म कितना है, ओमेगा स्क्वायर इज 8, 8 एंड 16 इज 24, तो ये आपके पास है अंडर रूट 24। तो ओवरऑल जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी है, 10 अपॉन इस 8 के अंडर रूट को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं, 12 को हम 2 रूट 3 लिख सकते हैं, और 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रूट 6 लिख सकते हैं। तो अब यहां से अगर हम देखेंगे तो उसको हम ओवरऑल लिख सकते थे 10 अपॉन 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 3 6 इंटू 6 36। तो यहां से भी आप देख सकते हैं वैल्यू कितनी आ गई, 8 इंटू 6 आ गई, दैट इज इक्वल्स टू 10 बाई 48 आ गई। तो दोनों ही मेथड से आप ओमेगा पीसी भी फाइंड कर सकते हैं, दोनों ही मेथड से आप उस ओमेगा पीसी वैल्यू पर मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा भी फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये एक्स की वैल्यू हमें पता चल गई कि एक्स इज व्हाट। तो ऐसे ही किसी भी एक्सिस पर अगर आपसे इंटरसेक्शन पूछा जाए पोलर प्लॉट का, तो आपके जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा के पहले क्या करना है आपको, फेज एंगल को उस एक्सिस पर जो फेज एंगल है उसे इक्वेट कर देना है। यहां से आपको क्या मिल जाएगी, आपको ओमेगा की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगी, उस पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ओमेगा पर जो भी आपके जी ओमेगा का मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो आपको यही वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको एक्स मिल गया। अगर हमसे गेन मार्जिन पूछा गया होता तो गेन मार्जिन हम निकाल सकते थे 1 अपॉन एक्स से। अब आपको दिख रहा है कि ये वैल्यू 48 अपॉन 10 आ जाएगी। तो अगर x 1 से छोटा था, जैसे आपको दिख रहा है कि x की वैल्यू 10 अपॉन 48 है, जो कि 1 से छोटी है वैल्यू, तो अगर x 1 से छोटा है तो 1 अपॉन एक्स क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। और अगर ये वैल्यू 1 अपॉन एक्स 1 से बड़ी आएगी, तो आप अगर गेन मार्जिन dB में देखेंगे, अगर आप गेन मार्जिन देखेंगे इन dB, तो आपके पास इसमें 20 लॉग लेंगे आप, 20 लॉग 48 अपॉन 10 इज 4.8। तो जब आप ये वैल्यू देखेंगे तो आपको ये ग्रेटर देन 0 dB दिखेगी। और गेन मार्जिन अगर ग्रेटर देन 0 dB आ गए, मतलब ये हमारा जो सिस्टम होगा, ये सिस्टम क्या होगा, ये सिस्टम हमारा स्टेबल सिस्टम होगा।
तो अब हम यही डिस्कशन करने वाले हैं कि पोलर प्लॉट को देखकर हम कैसे बता सकते हैं कि हमारा सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। यहां तक समझ रहे हैं? यस, बिल्कुल आएगा। मैंने आपको बता दिया, फेज निकाल के -180 पुट कर रहे हैं, उससे भी आ जाएगा। ये मैंने जैसे आपको दिखा दिया, ये फेज निकाल कर आप 180 भी पुट करके ला सकते हैं। लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा, ये मेथड वहां यूज कीजिए जब आपके पास दो हैं, उस केस में आप ऐसा पुट कीजिए। एक है, उस केस में ऐसा, एक फैक्टर है, उस केस में ऐसा पुट कीजिए, ज्यादा आसान रहेगा। अदरवाइज अगर आपके पास क्या है, तीन वाले फैक्टर्स हैं, तो उसमें ये आप मेथड से चलेंगे तो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर एस की वैल्यू जी ओमेगा पुट कीजिए और इमेजरी पार्ट को जीरो से इक्वेट कर दीजिए डायरेक्टली, वहां से आपको फेस क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 10/48 इक्वल्स टू 0.208। यस, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 0.208 है। एक्स की वैल्यू हमारे पास 0.208 है। ठीक है, और 1/x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 4.8 आ गई। तो 1/x हमारा 1 से बड़ा आएगा जब x हमारा 1 से छोटा आएगा, और उसी केस में हमारा सिस्टम क्या आएगा? स्टेबल, क्योंकि उस केस में हमारी गेन मार्जिन की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पोलर प्लॉट्स बना सकते हैं। अब इसमें कभी भी अगर पोलर प्लॉट बना करके किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर आपसे अगर मैग्नीट्यूड की वैल्यू पूछी जाए, तो आप वो चीज बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये ऐसा पोलर प्लॉट दे दिया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस मैं पहले रखता था टेस्ट सीरीज में, कि अगर हमारे पास एक सिंपल ये पोलर प्लॉट बना हुआ है, ये ऐसा, और यहाँ पर आपसे पूछा गया, यहाँ पर आपको ये फेज एंगल बता दिया गया। यहाँ पर हमसे ये फेज एंगल की वैल्यू बता देगी कि यहाँ पर फेज एंगल कितना है? -35 डिग्री से, ऐसा कुछ भी बता दिया गया। तो इस पॉइंट पर आपसे अगर पूछी जाए कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी, या ये डिस्टेंस पूछ लिया जाए कितना होगा, तब आप समझ रहे हैं कि कैसे आपको कैलकुलेट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए रेडी रहिएगा। जब मैं नेक्स्ट टेस्ट लूंगा तो उसमें मैं इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दूंगा। तो अब जैसे आप थोड़ा सा आप अगर करना चाहें तो पोलर प्लॉट बनाने का प्रोसीजर आपको पता है। एक ये पोलर प्लॉट बना लीजिएगा, आपके लिए होमवर्क है ये, और बताइएगा कि आप बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं। कि अगर हमारे पास जी ऑफ एस गिवन है s+2 s+1 s+3, अब ये हम इसको डायरेक्टली ऐसा नहीं कह सकते कि ये टाइप 0 ऑर्डर 2 सिस्टम है तो हमारा जैसा प्लॉट होता है वैसा होगा। तो इसके केस में आपको क्या करना पड़ेगा? मैग्नीट्यूड और फेज एंगल्स दोनों पर्टिकुलरली निकालना पड़ेगा। अगर आप यहाँ से देखें जी ऑफ जी ओमेगा, तो पहले आपने निकाल कर रख लिया कि इट इज जी ओमेगा +2 डिवाइडेड बाई जी ओमेगा +1 जी ओमेगा +3। अब इसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा कि यहाँ से मैग्नीट्यूड कितना है जी ऑफ जी ओमेगा का, फेज एंगल कितना आ रहा है जी ऑफ जी ओमेगा का, और फिर एक टेबल बना लीजिए ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, मैग्नीट्यूड ऑफ जी ओमेगा, फेज एंगल ऑफ जी ओमेगा, और ये देख लीजिए कि हमारे पास ओमेगा 0 कुछ पॉइंट्स ले लीजिएगा, 1 ले लेते हैं, एक 10 ले लेना, एक इन्फिनिटी ले लेना। इतने पॉइंट्स पर देख लीजिए मैग्नीट्यूड फेज एंगल कितना है, मैग्नीट्यूड फेज एंगल कितना है, और इन सभी से आपको क्या मिलते जाएंगे? ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट मिल गया, ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट। इन सभी पॉइंट्स को मिलाते हुए रफली स्केच कर लेना और देखना कि आप इसका पोलर प्लॉट बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो। और अगर इसमें आपको दिख रहा है कि फेज पोलर प्लॉट अगर आपका 180 डिग्रीज को क्रॉस कर रहा है, तो फिर उसके लिए फाइंड करके बताइएगा कि इसमें फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ रही है। अगर नहीं कर रहा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कर लेंगे इसको। कोई भी अगर नॉन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन आ गया तो क्या उसके लिए पोलर प्लॉट कैलकुलेट कर लेंगे, बना लेंगे पोलर प्लॉट। बन जाएगा। और इसी में फिर क्वेश्चन को चेंज करना, और एक क्वेश्चन ऐसा ले लेना, क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू s+2 s² - 1। s² - 1 का मतलब क्या हो गया? आप इसको और क्या लिख सकते थे? s+2 या s² - 1 नहीं लेकर इसको आप अगर, क्योंकि ये s+1 s-1 आ जाएगा, वो थोड़ा इजी हो जाएगा अगर आप यहाँ पर 1 - s² लिखा हो, या मतलब आपके पास 1 + s × 1 - s लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर से बनाकर चेक कीजिएगा कि क्या आप इन दोनों क्वेश्चंस के लिए बना लेंगे। वेरी गुड, दोनों ने लिखा है कि बन जाएगा आपसे, वेरी गुड। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को भी कीजिएगा और मुझे दोनों के लिए बताइएगा कि दोनों में से कौन सा क्वेश्चन कॉन्फिडेंट आप नहीं है।
ठीक है, मुझे लगता है कि दोनों ही क्वेश्चंस पे कॉन्फिडेंट रहेंगे, नहीं वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर ये माइनस साइन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अगर 1+TS के फॉर्म में ये आप देखेंगे तो अगर माइनस साइन आ गया तो इससे क्या होगा, फेज एंगल में प्रॉब्लम होगी बस, और तो कोई दिक्कत होगी नहीं। तो इस तरह से आप ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पर अगर हमारे पास s² - 1 होता तो 1+TS के फॉर्म में उस केस में हम जाते तो रियल पार्ट में हमारा नेगेटिव साइन होता तो 180 डिग्रीज आपको लेना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ 1+s 1 - s दे दिया। इसी में थर्ड क्वेश्चन ये भी कर लेना कि अगर हमारे पास क्या हो g ऑफ s इक्वल्स टू, तीनों क्वेश्चन ट्राई करके बताइएगा, s+2 अपॉन, अगर गिवन होता s² - 1, s² - 1 का मतलब क्या हो जाता है, s+2 अपॉन s+1 s-1। अब इसमें रियल पार्ट में नेगेटिव साइन आया तो यहाँ पर फेज एंगल्स में जब आप फेज एंगल लिखेंगे तो वहां पर आपको कैसे फेज एंगल लेना है पता है आपको, 180 माइनस tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी अपॉन रियल लेना है। तो तीनों क्वेश्चन सॉल्व करना, तीनों हमारे नॉन स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शंस हैं। मतलब आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सर स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन है तो बहुत इजीली हो जा रहा है और स्टैंडर्ड नहीं है तो नहीं बना पा रहा है, नहीं का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए नहीं की। आपको मैग्नीट्यूड निकालने आता है, आपको फेज एंगल निकालने आता है, तो ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए उन वैल्यूज को देखना, इसमें तो कुछ टास्क ही नहीं है। और यहाँ से आपको सिर्फ ये पॉइंट्स मिलते जाएंगे, सभी पॉइंट्स को पोलर प्लॉट कोऑर्डिनेट्स में प्लॉट करना है, लोकस ड्रॉ करना है। ठीक है, तो बनाकर बताइएगा। और यहाँ से अब हम एक डिस्कशन इसमें हम और कर लेते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट्स। स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट्स। ठीक है, तो अभी जो हमने कॉन्सेप्ट देखा, यहाँ पर देखिए ये हमारे पास जब पोलर प्लॉट बना होता है, अगर कोई पूछे कि हमारे इस प्लॉट में फेज एंगल -135 डिग्रीज कब हुआ, तो आप देखकर बता सकते हैं कि ये -90 डिग्रीज की एक्सिस है, ये हमारा -135 डिग्रीज की एक्सिस होगी। तो आपने -135 डिग्रीज पर एक लाइन ड्रॉ की और उस लाइन ने इस पोलर प्लॉट को जहां काटा, आप कहेंगे इस प्लॉट, इस पॉइंट पर हमारा फेज क्या कर रहा है, ये पोलर प्लॉट 135 -135 को क्रॉस कर रहा है। तो हमारे पास जब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस करते हैं पोलर प्लॉट से, तो भी हमें दो चीजें देखनी होती हैं कि हमारी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है और हमारी फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या है। क्योंकि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पता चलेगा तो उस फ्रीक्वेंसी पर आपको फेज मार्जिन कैलकुलेट कर पाएंगे आप, और अगर फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पता चलेगी तो उस वैल्यू पर गेन देख करके आप गेन मार्जिन कैलकुलेट कर पाएंगे। और सिस्टम की स्टेबिलिटी हम किससे डिफाइन करते हैं, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन से। तो अगर हमने यहाँ पर दो सिस्टम्स ले लिए, ये हमारे पास दो सिस्टम्स हैं, मतलब दो सिस्टम्स के लिए हमारे पास गिवन है पोलर प्लॉट्स। इमेजिनरी रियल एक्सिस हैं, यहाँ भी आपके पास ये इमेजिनरी और रियल एक्सिस है। दोनों केसेस में आपके पास यूनिट सर्कल्स बने हुए हैं। तो यूनिट सर्कल को आपका पोलर प्लॉट जहां कट करेगा, आप कहेंगे कि वो क्या है, आपके पास उस पॉइंट पर आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, मतलब उस पॉइंट पर पोलर प्लॉट का मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है, 1 हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास अगर ये क्या है, ये हमारे पास दो यूनिट सर्कल्स बने हुए हैं। एक ये यूनिट सर्कल है और एक हमारे पास यहां पर भी एक और यूनिट सर्कल है, एक ही यूनिट सर्कल है। और दोनों केसेस में हमारे पास जो पोलर प्लॉट बना हुआ है वो इस टाइप से हमारे पास ये पोलर प्लॉट्स बने हुए हैं। प्लीज वेट।
मुझे सेशन थोड़ा जल्दी एंड करना पड़ेगा। चलिए देखिए, यहाँ से हमारे पास हमने बात की कि अगर दो पोलर प्लॉट्स बने हुए हैं, अगर एक हमारे पास ये ऐसा पोलर प्लॉट बना हुआ है और इस केस में हमारे पास एक ऐसा ये पोलर प्लॉट बना हुआ है, दोनों ही आपको दिख रहा होगा कि हमारे पास किस टाइप और किस ऑर्डर के लिए पोलर प्लॉट्स बनाए हमने। अगर कोई स्टैंडर्ड ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग पूछता आपसे तो क्या आंसर होता आपका? अगर कोई पूछे कि ये किस टाइप और किस ऑर्डर के लिए पोलर प्लॉट्स है, अगर दोनों ही केसेस में हमने कहा कि ये ओमेगा इक्वल्स टू 0 का पॉइंट है और ये इस टाइप का आपको डायरेक्शन बता दिया गया, ये ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट है। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर हमसे बोला गया कि यहाँ ओमेगा इक्वल्स टू 0 और ये हमारे पास है ओमेगा इक्वल्स टू इन्फिनिटी का पॉइंट, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों ही इस एक्सिस से स्टार्ट हो रहे हैं। ये टाइप 0 होता तो यहां से स्टार्ट होता, टाइप 1 है तो यहां से स्टार्ट होगा। तो दोनों हमारे टाइप 1 सिस्टम के प्लॉट्स हैं, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। मतलब ये अगर आप देखेंगे तो हम कहेंगे कि दोनों जो पोलर प्लॉट्स हैं ये टाइप 1 ऑर्डर 3 सिस्टम के पोलर प्लॉट्स बने हुए, जैसा कि अभी हमने लिया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। टाइप 1 ऑर्डर 3 के पोलर प्लॉट्स हैं। अब अगर हमें इन दोनों केसेस में बताना है कि इनमें से कौन सा सिस्टम स्टेबल होगा, कौन सा स्टेबल नहीं होगा, तो हम दोनों केसेस में दो चीजें फाइंड करेंगे, क्या क्या? गेन मार्जिन और फेज मार्जिन। अगर हम यहां से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट है जहां यूनिट सर्कल रियल एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, मतलब इस पॉइंट की वैल्यू कितनी है? इस पॉइंट की वैल्यू है -1। रियल एक्सिस पर ये वैल्यू कितनी है? -1। तो इस पॉइंट को आप -1 सिर्फ नहीं लिखकर हम इसको नॉर्मली -1 + j0 लिखते हैं और इसको हमने नाम दिया था क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा था? ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है -1 + j0, जहां पर क्या यूनिट सर्कल क्रॉस कर रहा है, मतलब कट कर रहा है रियल एक्सिस को। जैसे यहां पूछते तो हम कहते हैं पॉइंट हमारा कितना होगा? +1, क्योंकि ओरिजिन पर सेंटर्ड है और इसका रेडियस 1 है। यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है, इसका मतलब ये पॉइंट हमारे पास क्या है? -1 + j0 है, ठीक है। तो अब अगर हम इन दोनों ग्राफ्स में देखें तो हम क्या कहेंगे कि जिस जगह पर हमारे पोलर प्लॉट ने यूनिट सर्कल को क्रॉस किया, इसका मतलब अगर जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि यूनिट सर्कल को क्रॉस कर रहा है, तो अगर हम यहां से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, अगर हम ये एक लाइन ड्रॉ करें, ये इस पॉइंट को मिलाते हुए अगर हमने ये लाइन ड्रॉ किया, तो देखिए हमने ये लाइन इसको मिलाते हुए क्यों ड्रॉ किया है? अगर हमसे सिर्फ ये डिस्टेंस पूछा जाए तो आपको दिख रहा है ओरिजिन से इस सर्कल के सर्कमफेरेंस तक का डिस्टेंस, मतलब ये रेडियस है सर्कल का, तो सर्कल का रेडियस 1 है, मतलब ये हमें डिस्टेंस भी कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर हम मैग्नीट्यूड की वैल्यू देखेंगे तो हम कहेंगे 1 है। और फेज एंगल कितना है? तो ये आपको दिखेगा इस पॉइंट पर फेज एंगल, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास फेज एंगल। ऐसे ही अगर आप यहां पर देखें कि यूनिट सर्कल को इसने यहां पर कट किया, अगर तो आप अगर इस लाइन ओरिजिन से मिलाते हुए अगर आप ये लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं इन दोनों में कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, जिस पॉइंट पर हमारा पोलर प्लॉट एक्सिस इस यूनिट सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस पॉइंट पर मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी है? जीएसएचएस की 1 है। जीएसएचएस का मैग्नीट्यूड जहां 1 हो जाता है उसी को आप क्या बोलते हैं? उस फ्रीक्वेंसी को, उसको आप कहते हैं गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो हम ओमेगा बढ़ाते जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि जिस फ्रीक्वेंसी पर ओमेगा की जिस फ्रीक्वेंसी पर जीएसएचएस का मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मतलब यहां जो फ्रीक्वेंसी होगी, इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या कह सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं ओमेगा जीसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। ऐसे ही इस केस में हम कह सकते हैं कि यहां पर हमारी जो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा इक्वल्स टू हमारी ये गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल ऐसे ही आपके पोलर प्लॉट ने जहां पर ओमेगा की जिस वैल्यू के लिए ये 180 डिग्रीज लाइन को क्रॉस किया, ये ±180 डिग्रीज की लाइन है आपकी एक्सिस, इस 180 डिग्रीज एक्सिस को जहां पर क्रॉस किया पोलर प्लॉट ने, इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब इस पॉइंट पर ओमेगा की वैल्यू वो होगी जहां पर फेज एंगल 180 हो गया, मतलब उसी ओमेगा को हम क्या कहते हैं? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो आप कह सकते हैं यहां पर जो ओमेगा की वैल्यू है वो किसके बराबर है? फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी के बराबर है। ऐसे ही आप इस केस में देख रहे हैं कि पोलर प्लॉट यहां इंटरसेक्ट कर रहा है इस -180 डिग्रीज या +180 डिग्रीज लाइन के साथ, तो हम कहेंगे ये हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, यहां पर फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी? ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा पीसी। तो आपने क्या सीखा है कि हम गेन मार्जिन कैसे फाइंड करते हैं और फेज मार्जिन कैसे फाइंड करते हैं? तो गेन मार्जिन हम फाइंड करते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर। और कैसे फाइंड करते हैं फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर? तो अगर हम फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड देख लें,
अगर हम ये जो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी पर अगर हम मैग्नीट्यूड देख लें तो हमारे पास ये जो मैग्नीट्यूड होगा, इस मैग्नीट्यूड को ही हम क्या कहते हैं, इस मैग्नीट्यूड को हम नाम दे देते हैं एक्स। और ये जो एक्स है, इसी से हमें 1/x से क्या मिलता है, गेन मार्जिन। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखते तो ये आपके पास क्या होता, ये आपकी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर क्या है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर ये आपका मैग्नीट्यूड है। इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, इस डिस्टेंस को हम एक्स कहेंगे। तो यहां से हमें जो चीज दिख रही है, दैट इज इस डिस्टेंस को हम कहेंगे ये हमारा क्या है, एक्स है। यहां पर हम इस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, ये हमारा क्या है, एक्स है। ठीक है, ये डिस्टेंस हमारा क्या है, एक्स है। और 1/x से हमें क्या मिलती है, गेन मार्जिन की वैल्यू मिलती है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर यूनिट सर्कल आपने बना रखा है, ये पॉइंट आपका -1 इस पोलर प्लॉट के बाहर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस 1 से छोटा है। अगर ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का डिस्टेंस 1 है, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस आपका है वो अगर सर्कल के अंदर दिख रहा है, मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी होगी। तो आप मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारी 1 से छोटी है। अगर हमने मान लिया कि इट इज नियरली इक्वल्स टू 0.8, मान लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.8 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 0.8 आ गई, तो यहाँ पर हम गेन मार्जिन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 1/x, दैट इज 1/0.8, जो की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 से बड़ी वैल्यू मिलेगी। इसलिए जब आप गेन मार्जिन इन डीबी देखेंगे, तो डीबी में जो गेन मार्जिन आपको मिलेगी, दैट इज 20 log 1/0.8, ये वैल्यू आपको ग्रेटर देन 0 dB मिलेगी। ये आपको क्या मिलेगा, गेन मार्जिन यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव। जबकि इस केस में अगर आप देखेंगे, तो अगर यहां से ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस 1 है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, और ये पॉइंट अगर 1 के बाहर कहीं लाई कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली ये x हमारा क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। मान लेते हैं कि x की वैल्यू 1 से बड़ी है, कितनी है, 2 है। तो अगर इस केस में हम देखते हैं, तो गेन मार्जिन क्या लिखते हैं हम, 1/x, दैट इज 1/2, जो कि क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया। अगर 1/2 देखें, मतलब ये वैल्यू 1 से छोटी आ गई। तो अब इस केस में अगर आप गेन मार्जिन कैलकुलेट करते हैं डीबी, तो डीबी में जो गेन मार्जिन आती वो क्या आती, वो लेस देन 0 dB आती। क्योंकि 20 लॉग, जब हम 1 से छोटी वैल्यू का लॉग लेंगे तो हमें वैल्यू कैसी मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि इस सिस्टम के लिए गेन मार्जिन पॉजिटिव है, इस सिस्टम के लिए गेन मार्जिन कैसा है, नेगेटिव है। बिल्कुल ऐसे ही अब अगर आप इन दोनों सिस्टम्स के लिए अगर आप फेज मार्जिन कैलकुलेट करते हैं, तो फेज मार्जिन हम किस फ्रीक्वेंसी पर कैलकुलेट करते हैं, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर देखते हैं कि फेज एंगल कितना है, उस फेज एंगल को हम मान लेते हैं फाई, और 180 प्लस फाई से हमें क्या मिलती है, फेज मार्जिन की वैल्यू मिलती है। तो जैसे इस केस में अगर हम देखते हैं, तो हमने कहा कि ये हमारे लिए क्या है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है, जहां पर हमारा ये जो पोलर प्लॉट है, इसने जहां पर इंटरसेक्ट किया किसके साथ, यूनिट सर्कल के साथ। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से इस पॉइंट को मिलाते हुए, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है पोलर प्लॉट का यूनिट सर्कल के साथ, हमने उसको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दिया। अब इस पॉइंट का अगर हम एंगल फाइंड कर ले, मतलब अगर हम इस लाइन का एंगल फाइंड कर ले, ये एंगल अगर हमने कहा फाई, तो ये फाई क्या हमारा, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर जो हमारे, क्योंकि इस पॉइंट पर कुछ अपना फेज एंगल होगा, वो फेज एंगल यही होगा जो आपने लिखा है यहाँ पर फाई। तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर हमारा जो फेज एंगल है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है फाई। इस केस में देखेंगे तो फाई की वैल्यू क्या होगी, जहां पर हमारा मैग्नीट्यूड यूनिट सर्कल को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये आपकी क्या है, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी पर अगर आप देखेंगे फेज एंगल, तो हमने इस पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ की, और यहां से लेकर यहां तक का ये एंगल, इस केस में क्या आपके लिए ये एंगल फाई है। ठीक है, अगर आप फाई की वैल्यू देखें अप्रोक्सीमेटली, तो यहां पर फाई की वैल्यू क्या दिख रही है हमें, -90 से ज्यादा है, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ले रहे हैं। तो -90 से ज्यादा और 180 से कम। तो मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू कितनी है, -120 डिग्री। मान लेते हैं -90 और -180 के बीच में कुछ भी हो सकती थी, हमने मान लिया कि हमारे पास वैल्यू कितनी है, -120 है। ऐसे ही यहां पर पाई की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, ये -90, -180, ये -270, मतलब -180 और -270 के बीच की यहाँ पर कोई वैल्यू है। मान लेते हैं हमारे पास ये वैल्यू कितनी है, -240 डिग्रीज मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर दोनों केसेस में हमने क्या फाइंड किया, फेज एंगल एट ओमेगा जीसी, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर फेज एंगल ऑफ जी ओमेगा एच ऑफ जी ओमेगा, वो हमने फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। तो फेज मार्जिन की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्रीज प्लस फाइव। तो आप यहां पर देखेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्रीज प्लस -120 डिग्रीज। तो हमें ये वैल्यू कितनी मिली, +60 डिग्री, विच इज पॉजिटिव। यहां पर क्या दिख रहा है, फेज मार्जिन अगेन लिखते हैं हम 180 डिग्रीज प्लस 5।
तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आती 180 प्लस माइनस ऑफ 240, दैट इज माइनस 60 डिग्रीज, विच इज नेगेटिव। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम के लिए हमें दिखा कि गेन मार्जिन, फेज मार्जिन नेगेटिव है, और इस सिस्टम के लिए हमें दिख रहा है कि यहाँ पर गेन मार्जिन, फेज मार्जिन दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव है। तो इसलिए ये सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम इज स्टेबल। ये सिस्टम हमारा एक स्टेबल सिस्टम है, और ये सिस्टम कैसा है, हमारा सिस्टम इज अनस्टेबल। ये सिस्टम हमारा कैसा है, अनस्टेबल है। ये अनस्टेबल है और ये सिस्टम कैसा है, हमारा स्टेबल है। तो पोलर प्लॉट को देखकर हम कैसे बताएंगे कि हमारा पोलर प्लॉट जिस सिस्टम का है वो सिस्टम स्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट -1 प्लस J0, हम देखते हैं अभी ये कॉन्सेप्ट छोटा सा, जिसको कि हम नाम देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोजमेंट एंड एनसर्कलमेंट। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा पॉइंट, अगर हमारा पोलर पॉइंट, पोलर प्लॉट अगर क्रिटिकल पॉइंट को एनक्लोज करता है, तो उस केस में हमारा सिस्टम अनस्टेबल होगा। और जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि ये हमारा एनक्लोज कर रहा है, इस पॉइंट को एनक्लोज करना, जब हमारा कोई पॉइंट किसी कॉन्टूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में पड़ता है, तो हम कहते हैं कि कॉन्टूर ने उस पॉइंट को एनक्लोज किया है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि पोलर पॉइंट, पोलर प्लॉट इस क्रिटिकल पॉइंट को एनक्लोज कर रहा है, क्योंकि हमारा क्रिटिकल पॉइंट हमारे पोलर प्लॉट के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में लाई कर रहा है। यहाँ पर हमारा क्रिटिकल पॉइंट पोलर प्लॉट के लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। तो हम कहेंगे कि इस केस में पोलर प्लॉट ने एनक्लोज नहीं किया किसको, क्रिटिकल पॉइंट को। तो हमारा कंक्लूजन यहाँ से ये होगा कि अगर पोलर प्लॉट एनक्लोज करता है क्रिटिकल पॉइंट को, तो वो सिस्टम्स क्या होंगे, अनस्टेबल। उस केस में गेन मार्जिन, फेज मार्जिन की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। दूसरी चीज यहाँ पर दिख रहा है आपको, क्या हम ये ओमेगा बढ़ाना शुरू किया हमने 0 से, तो पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी आई, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ओमेगा को और ज्यादा बढ़ाया तो हमें क्या मिली, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारी गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी छोटी है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, तो उस केस में सिस्टम कैसा आया, स्टेबल आया। यहां पर क्या दिख रहा है, ओमेगा बढ़ाते गए, पहले कौन सी फ्रीक्वेंसी आई, पहले फेज एंगल 180 हुआ, मतलब पहले फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आई। फिर ओमेगा को और ज्यादा बढ़ाया तो क्या हुआ, मैग्नीट्यूड 1 हुआ, मतलब हमने क्या कहा, यहाँ पर गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी आई। तो यहां दिख रहा है कि गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी बड़ी है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी से, तो ऐसा जब भी होगा तो सिस्टम क्या आएगा, अनस्टेबल आएगा। तो यहां पर मैं दो चीजें लिख देता हूं। पहले अगर हम देख लें कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोजमेंट एंड एनसर्कलमेंट। यहां पर हम दो प्लॉट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमें बस याद रखना है कि a point is said to be enclosed by a contour if it lies to the right side of the direction of right side to the direction of contour. This is figure 1, this is figure 2. तो देखिए हमने क्या लिखा कि किसी पॉइंट को हम कहेंगे कि कॉन्टूर ने एनक्लोज किया अगर वो कॉन्टूर के डायरेक्शन के कहां पड़े, राइट हैंड साइड में पड़े, और अगर लेफ्ट साइड में तो कहेंगे एनक्लोज नहीं हुआ। ठीक है, पहली चीज एनक्लोजमेंट समझ रहे हैं।
यहाँ पर ऐसे ही अगर हम सेकंड पॉइंट लिखें एनसर्कलमेंट, तो नेक्स्ट आप लिख सकते हैं अ पॉइंट इज said to be encircled by a contour if it lies inside the closed contour, inside the closed contour। तो देखिए हमने दो चीजें लिखी है। एनसर्कल्ड क्या कहेंगे, जब भी कोई पॉइंट किसी क्लोज्ड कंटूर के अंदर आता है तो उसको हम हमेशा कहेंगे कि ये कैसा एनसर्कल्ड है, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो। कंटूर का डायरेक्शन उससे मतलब नहीं है, कंटूर के अंदर अगर है, क्लोज्ड कंटूर के अंदर है अगर, तो उसको हम कहेंगे कि ये पॉइंट हमारा एनसर्कल्ड है। और एनक्लोज्ड कब कहेंगे, जब हमारा पॉइंट कंटूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में अगर पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम इस फिगर 1 और फिगर 2 को देखें, तो फिगर 1 में जो कंटूर का डायरेक्शन है, कंटूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट ए आ रहा है। तो फिगर 1 में हम कहेंगे कि पॉइंट ए को एनक्लोज किया है सर्किट इस एंड कंटूर ने, और पॉइंट बी क्योंकि इस क्लोज्ड कंटूर के अंदर है तो हम कहेंगे कि पॉइंट बी को एनसर्कल किया। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं थर्ड पॉइंट, दैट इज इन फिगर 1 हम लिख सकते हैं इन फिगर 1 पॉइंट B is enclosed while, ये आप लिखें एंड पॉइंट A is encircled, पॉइंट A is encircled। क्या कहेंगे हम फिगर 1 में, क्योंकि पॉइंट पॉइंट A is enclosed एंड पॉइंट B is encircled। दिख रहा है आपको, कंटूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में कौन सा पॉइंट पड़ा, ए, तो हम कहेंगे कि कंटूर ने किसको एनक्लोज किया, ए पॉइंट को एनक्लोज किया। और कंटूर के अंदर कौन सा पॉइंट पड़ा, बी, तो हम कहेंगे कि इस कंटूर ने एनसर्कल किसको किया, पॉइंट बी को एनसर्कल किया। ठीक है, तो पॉइंट ए इज एनक्लोज्ड एंड पॉइंट बी इज एनसर्कल्ड। ठीक है, while in figure B, फिगर 2 में क्या कह सकते हैं, अगर हम पॉइंट ए को देखें तो ये कॉन्टूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में पड़ रहा है। इसका मतलब पॉइंट ए को कॉन्टूर ने एनक्लोज किया, और क्योंकि ये पॉइंट इस क्लोज्ड कॉन्टूर के अंदर भी लाई कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि पॉइंट ए को एनसर्कल भी किया किसने, कॉन्टूर ने। तो यहाँ पर पॉइंट बी ना तो एनसर्कल्ड है क्योंकि ये क्लोज कॉन्टूर के अंदर नहीं है, और इसको एनक्लोज भी नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्टूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड भी नहीं है। तो इसलिए आप क्या कहेंगे, इन फिगर 2 पॉइंट ए is enclosed as well as encircled। ठीक है, तो आगे से ये हमारे पास पहला कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोजमेंट एंड एनसर्कलमेंट। हम नेक्स्ट जो देखेंगे वो थियरी ऑफ नाइक्विस्ट प्लॉट देखेंगे, उसमें हम और इसमें कुछ एक्सटेंशन करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग, फिर हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, फिर हम देखेंगे नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। और पोलर प्लॉट अगर बनाने आता है तो नाइक्विस्ट प्लॉट बनाना आपके लिए चुटकियों में आपसे बन जाएगा वो प्लॉट। ठीक है, तो ये हमने एनक्लोजमेंट एनसर्कलमेंट की बात कर ली। एनक्लोजमेंट तब कहेंगे जब पॉइंट कंटूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में आता है, एनसर्कल्ड सिंपली कह देंगे अगर क्लोज कंटूर के अंदर आता है। तो अभी जो हमने डिस्कशन किया था पोलर प्लॉट से, वहां से हमें ये दिख रहा है कि इस पर्टिकुलर प्लॉट में हमारे जो कंटूर का डायरेक्शन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ये पॉइंट आ रहा है -1 + j0। तो हम कहेंगे कि इस पोलर प्लॉट ने क्रिटिकल पॉइंट को एनक्लोज नहीं किया है। यहाँ पर पोलर प्लॉट के राइट हैंड साइड में आ रहा है, इस डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में ये पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, तो हम यहाँ कहेंगे कि हमारे पोलर प्लॉट ने इस क्रिटिकल पॉइंट को एनक्लोज किया। तो जब क्रिटिकल पॉइंट एनक्लोज होता है पोलर प्लॉट से तो सिस्टम कैसा आएगा, अनस्टेबल। जब क्रिटिकल पॉइंट एनक्लोज नहीं है तो सिस्टम कैसा आएगा, स्टेबल आएगा। तो यहाँ पर कुछ कंक्लूजन्स लिख लेते हैं हम। कंक्लूजन्स, फर्स्ट, if the polar plot encloses the critical point -1 + j0, then gain margin is equals to phase margin, equals मतलब gain margin and phase margin both are
both are negative. If the polar plot encloses the critical point, then gain margin and phase margin both are negative, and hence system will be unstable. System will be unstable. ठीक है, तो अगर हमारा सिस्टम स्टेबल हमें चाहिए तो हमारा पोलर प्लॉट एनक्लोज नहीं करना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट को, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर हम देखें इफ ओमेगा जीसी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर ओमेगा पीसी से छोटी है, तो इस केस में हमें गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन जो मिलेगा ये हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, और सिस्टम कैसा होगा हमारा, स्टेबल होगा। अगर ओमेगा जीसी की वैल्यू बड़ी हो जाए, या आप लिखें कि अगर ओमेगा पीसी छोटा हो जाए ओमेगा जीसी से, तो इस केस में आपको दोनों चीजें नेगेटिव मिलेंगी, गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन बोथ आर नेगेटिव, और इस केस में सिस्टम क्या होगा आपका, अनस्टेबल होगा। और अगर ये दोनों सेम हो जाए, अगर ओमेगा पीसी ही आपकी ओमेगा जीसी है, इसका मतलब आपका जो गेन मार्जिन और फेज मार्जिन है, गेन मार्जिन फेज मार्जिन की वैल्यू 0 आएगी। इस केस में आपका जो सिस्टम होगा इसको आप कहेंगे मार्जिनली स्टेबल, मार्जिनली स्टेबल। ठीक है, तो ये आपको पोलर प्लॉट से आपके ये कंक्लूजन्स आए अभी जो हमने स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट देखा। तो पोलर प्लॉट स्टेबल सिस्टम के केस में एनक्लोज नहीं करना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट को। अगर एनक्लोज नहीं करेगा तो ओमेगा जीसी पहले मिलेगी, ओमेगा पीसी बाद में मिलेगा, और उस केस में गेन मार्जिन फेज मार्जिन दोनों पॉजिटिव होंगे और सिस्टम कैसा होगा हमारा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रख लेंगे। ये वाला समझ नहीं आया, एक बार और बताइए मुझे मनमोहन, आपने शायद पहले लिखा होगा, अगर तो हो सकता है अब आपको समझ में आ गया हो। एक बार फिर से बता दीजिए क्या क्लियर नहीं हुआ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, या अब क्लियर हो गई चीजें? आपका कमेंट मैंने लेट देखा क्या, एनसर्कल एनक्लोज वाला। ठीक है, सिंपली आपको क्या देखना है, कोई भी अगर कंटूर है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा कोई भी अगर हमारे पास ये कंटूर बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास ऐसा ये कंटूर बना हुआ है। अब एक इस कंटूर के डायरेक्शन का राइट साइड होगा, ये जो कंटूर का डायरेक्शन है इसका राइट साइड क्या है ये, या अगर आपने इसमें डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, अगर आपने ऐसे ले लिया, ठीक है, अगर आपने ये ऐसा डायरेक्शन ले लिया अपोजिट, तो देखिए इस केस में कंटूर का राइट साइड क्या है, ये राइट साइड, ठीक है, ये हमारा क्या है, कंटूर का राइट साइड है। इस केस में कंटूर का राइट साइड क्या है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ये हमारा डायरेक्शन है, आप यहां घूमकर ऐसे आए तो राइट साइड ये आपको राइट साइड दिखेगा, कंटूर का राइट साइड ये हमारा राइट साइड है, मतलब इसमें इस कंटूर के अंदर हमारे कंटूर के डायरेक्शन का राइट साइड है, इस केस में कंटूर के बाहर हमारे कंटूर के डायरेक्शन का राइट साइड है। ठीक है, तो अगर हम कहें कि हमारे पास एक पॉइंट यहां पर लाई कर रहा है, इस केस में यहां लाई कर रहा है, अगर ये पॉइंट, एक पॉइंट अगर हमने कहा कि ये पॉइंट है ए और एक ये पॉइंट है बी, ठीक है, यहां पर हमने कहा कि एक पॉइंट है हमारे पास ये ए, और ये हमने कहा कि दूसरा पॉइंट है हमारे पास बी, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं। तो अगर कॉन्टूर के डायरेक्शन के राइट साइड में हमारा कोई पॉइंट आता है तो हम उसको कहेंगे कि कॉन्टूर ने उस पॉइंट को एनक्लोज किया। आपको दिख रहा है कि कॉन्टूर के डायरेक्शन का राइट साइड इस कॉन्टूर के बाहर है, तो हम कहेंगे कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हमारा एनक्लोज्ड है, ये पॉइंट हमारा क्या है, इस केस में एनक्लोज्ड है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट को हम कहेंगे कि दिस पॉइंट इज नॉट एनक्लोज्ड, इट इज नॉट एनक्लोज्ड। ये एनक्लोज्ड क्यों नहीं है, क्योंकि जो कॉन्टूर के डायरेक्शन का राइट साइड है वो तो कॉन्टूर के बाहर है। अगर ये पॉइंट को हम देखें तो हम कहेंगे कि कॉन्टूर के डायरेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है, तो जो पॉइंट लेफ्ट साइड में है इसका मतलब वो एनक्लोज नहीं है। जो पॉइंट कॉन्टूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में है उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे कि वो पॉइंट एनक्लोज्ड है। इस केस में देखिए, तो इस केस में आपको दिखता है कि ये जो कॉन्टूर का डायरेक्शन है ये अगर पॉइंट बी होता तो ये कॉन्टूर का डायरेक्शन है, ये पॉइंट कॉन्टूर के डायरेक्शन के कहां पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में। जो कॉन्टूर के बाहर का है पूरा एरिया वो हम कहेंगे कि कॉन्टूर के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है। आप इस तरह से घूम कर आ रहे हैं, यहाँ खड़े होकर देखिए इस डायरेक्शन में अगर आपकी तरफ फेस करके मैं देखूं तो ये जो डायरेक्शन है इस कॉन्टूर के इस तरफ का वो मेरा लेफ्ट साइड का डायरेक्शन है। ठीक है, तो या इधर से देखें तो भी आपको दिख रहा है कि लेफ्ट साइड का डायरेक्शन है। तो अगर कोई पॉइंट कॉन्टूर के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ता है तो हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट एनक्लोज्ड, ये पॉइंट हमारा एनक्लोज्ड नहीं है। ठीक है, और क्योंकि ये पॉइंट कॉन्टूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में पड़ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये पॉइंट हमारा एनक्लोज्ड है, ये पॉइंट हमारा क्या है, एनक्लोज्ड है।
ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ एनक्लोजमेंट कि कंटूर का जो डायरेक्शन है उससे डिसाइड होगा कि पॉइंट हमारा एनक्लोज्ड है या नहीं। और एनसर्कलमेंट के लिए कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ देखना है कि क्लोज्ड कंटूर के अंदर है वो पॉइंट तो एनसर्कल्ड है, और अगर बाहर है तो एनसर्कल्ड नहीं है। तो यहां पर क्या कहेंगे हम कि ए इज एनसर्कल्ड, क्योंकि क्लोज्ड कंटूर क्या है, कंटूर क्लोज्ड मतलब ये अंदर की चीज क्लोज्ड कंटूर है, इसके बाहर का डायरेक्शन तो ओपन है हमारा। तो अगर हमारा कोई पॉइंट क्लोज्ड कंटूर के अंदर आता है तो हम कहेंगे कि वो पॉइंट एनसर्कल्ड है। इस केस में भी देखिए यहां पर मान लीजिए इसको मैं ए कर देता हूं और इसको बी कर देता हूं, ठीक है, तो हम कहेंगे कि बी एनक्लोज्ड भी है और इस केस में बी एनसर्कल्ड भी है, जबकि यहां पर एनक्लोज्ड पॉइंट बी था और एनसर्कल्ड पॉइंट कौन सा है, ए है। इस केस में हम क्या कहेंगे कि पॉइंट बी इज एनसर्कल्ड, पॉइंट बी इज एनसर्कल्ड, क्योंकि बी हमारे क्लोज्ड कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। तो जो पॉइंट क्लोज्ड कंटूर के अंदर लाई करेगा इसका मतलब हम कहेंगे कि उस पॉइंट को एनसर्कल कर रहा है हमारा कंटूर। और डायरेक्शन तब देखेंगे जब एनक्लोजमेंट बताना होगा। तो अगर कंटूर के डायरेक्शन के राइट हैंड साइड में कोई पॉइंट पड़ रहा है तो एनक्लोज्ड है, लेफ्ट हैंड साइड में पड़ रहा है तो एनक्लोज नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए, पोलर प्लॉट के अंदर ही पॉइंट को अनस्टेबल एंड बाहर है तो स्टेबल, यस कह सकते हैं। चलिए बहुत अच्छे, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। और ये सभी जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे ये स्टेबिलिटी फ्रॉम पोलर प्लॉट्स हो या फिर जो भी आपके ये जो हमने जितने भी स्टैंडर्ड शेप्स ऑफ पोलर प्लॉट्स लिखे जो कि देखते ही आप बना देंगे कि पोलर प्लॉट कैसा होगा, ये सभी चीजों को बहुत ध्यान में रखना और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए। एक बार पहले ईएससी के क्वेश्चंस देख लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। उसमें आपको इजी क्वेश्चंस मिल जाएंगे, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने पर आपको मैंने फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के भी दोनों मेथड्स बता दिए हैं। जो बेसिक मेथड है वो ये है, जो हमने पहला जो मेथड लिखा है ये बेसिक मेथड है, लेकिन हमने कहा कि जब 3 वाले फैक्टर्स होंगे तो इस केस में आपका जो सेकंड मेथड है उससे जाने में भी आपको बहुत कन्वीनियंट रहेगा। अदरवाइज ये इस मेथड से आप जा सकते हैं, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है फेज एंगल को 180 डिग्री से इक्वेट कर दीजिए और आपको क्या मिल जाएगा, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। ठीक है, वर्कबुक बनाएं? अब नहीं, वर्कबुक नाइक्विस्ट जब मैं कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद आपको वर्कबुक बनाना है, और उसके बाद फिर सिर्फ आपका एक ही चैप्टर रह जाएगा, मतलब जब हमारा नाइक्विस्ट हो जाएगा और उसके बाद बोर्डे भी हम कर ले। एक बार थोड़ा सा रुक जाइए अभी आपको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम से लेकर सिग्नल फ्लो ग्राफ, ब्लॉक डायग्राम, टाइम रिस्पॉन्स, फ्रीक्वेंसी टाइम रिस्पॉन्स के बाद आपका रूट लोकस, ब्राउथ हर्विट्स, इतने में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बहुत सारे वर्कबुक्स के। और इसके अलावा सिग्नल्स की रिवीजन भी आपको करते रहना है। तो ये मैं 2 से 3 डेज मैक्सिमम आपका लगेगा। नाइक्विस्ट और बोर्डे ये दोनों भी मैं यहाँ पर कंप्लीट आपको कर दूंगा, तो 3 to 4 डेज भी मान सकते हैं, हार्डली 4 डेज भी लग सकता है। इसके बाद आप ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, अदरवाइज नाइक्विस्ट के बाद के क्वेश्चंस तो आप कल से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं, पोलर नाइक्विस्ट तक के क्वेश्चंस कर सकते हैं। उसके बाद बोर्डे भी मैं चाहता हूँ एक बार हो जाए तो पूरा फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका एक ही टॉपिक बचेगा स्टेट स्पेस, उसमें भी हम 3-4 दिन का टाइम लेंगे, अच्छे से उसको कंप्लीट करेंगे। और उसके बाद फिर बस कंट्रोल सिस्टम का टॉपिक आपका एंड हो जाएगा। आप अपनी फीलिंग्स बताएंगे फिर कि आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। जिस टॉपिक में नहीं बनेंगे उसकी एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ रख लेंगे हम 1-2। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल बनेंगे आपसे सारी चीजें, एक बार बस आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। तो चलिए फिर आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। कल के सेशन में हम नाइक्विस्ट का अपना टॉपिक कवर करेंगे। पहले जो कॉन्सेप्ट हैं, जैसे अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ एनक्लोजमेंट एनसर्कलमेंट देखा, तो कल का लेक्चर हम अपना शुरू करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैपिंग से, फिर देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ आर्ग्यूमेंट, फिर हम देखेंगे नाइक्विस्ट स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।